मुझे लगता है कि this whole idea of only a man enjoying sexual relationship and a woman not enjoying a sexual relationship is a very very outdated idea. I do not think कि आज के टाइम पे ये पर्सपेक्टिव लोगों का होना चाहिए. We are in times where normal hotels have started hourly stays, okay? So let us not fool ourselves that women are not having a good time having sex. और लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है या रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो जाता है, इट हैज़ बिकम सो ईजी फॉर अ वुमन टू टर्न अराउंड एंड से इसने तो मुझे शादी का झांसा दिया था भाई. बट अगर कोई समाज में व्यक्ति सुनता है कि भैया इस पार्टी में मेरे 2 दोस्त थे, ये फ्रेंड्स थे, इसने क्या कुछ छेड़खानी करी या ये लड़की झूठ बोल रही है, तो क्या पॉइंटर्स, क्या रेड फ्लैग्स देखते हैं जिससे थोड़ा बहुत लोग जज कर पाए कि ये एलिगेशन बिल्कुल ही झूठ है या सच है? देखो मैं आपको मान लो किसी ने रेप किया है और हमारे को वो ये बता रहा है कि मैं तो झूठा फंसा हुआ हूँ, बट इफ दिस वुड हैव हैपेंड यू वुड नॉट हैव वेरी लवी डवी मैसेजेस एक्सचेंज विद द पर्सन. दीपिका, आप तब से मेंस राइट की बात कर रही हैं जब मेंस राइट भारत में प्रॉपरली वर्ड भी नहीं था. मुझे ही आपको जानते हुए कई साल हो गए और 13-14 साल से आप इस फील्ड में या इस कॉज में जुड़ी हुई हैं और बहुत इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी इनबिल्ट है. जब 13 साल पहले शुरू किया था तो आपको क्या मोटिवेट कर गया और क्या कंट्रोवर्सी थी जिसकी वजह से यू फेल्ट कि मुझे इसमें अपना टाइम, अटेंशन, एफर्ट देना है? इश्करन, ऐसा नहीं है कि मैंने तब काम करना शुरू किया जब मेंस राइट्स का कोई नाम नहीं था. मेंस राइट्स मूवमेंट इंडिया में, in fact it's very interesting fact which most people don't know, 1987 या 1988 में 498A के पास होने के 5-6 साल बाद ही एक एडवोकेट होते थे, उनका नाम था आरपी चुग. उनके बेटे भरत चुग जो हैं वो अब एडवोकेट हैं. आरपी सर ने एक मैन सेल की शुरुआत की थी और तब शायद वो पहले इंसान थे जब उन्होंने कहीं ना कहीं मेंस राइट्स डायरेक्टली नहीं बट मेंस इश्यूज़ के ऊपर बात करनी शुरू की थी कि 498 में बहुत सारे पुरुष हैं जिनको झूठा फंसाया जा रहा है और उनकी बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है. उसके बाद लेट 90s में जब एक टेक का बूम आया तो बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो काम करने वाले पुरुष थे, IITs से पास आउट, IIM से पास आउट, वो दे स्टार्टेड गेटिंग 498A केसेस. तो फिर वो ऑनलाइन एक ग्रुप शुरू हुए, याहू ग्रुप्स शुरू उस टाइम पे होते थे. तो मेंस राइट्स 1990s से इंडिया में है, लेकिन ये है कि अब इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट 3 दशक के बाद बात बहुत ज़्यादा होने लगी है. बट मैंने शुरुआत 2012 में की और मेरा कारण मेंस इश्यूज़ के ऊपर बात करने का बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस था. मेरी परिवार में धमकियां दी गई कि डाउरी का केस लगा देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देंगे, जबकि जो शादी थी दैट वाज ब्रेकिंग डाउन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ द वुमन. तो सारे के सारे सबूत होने के बावजूद हम लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि आपको जेल में सड़वा देंगे, पूरी फैमिली को जेल में जाना पड़ेगा. आई वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ, आई वॉज ऑल्सो फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ परपेट्रेटिंग डोमेस्टिक वायलेंस and beating her up every day. Okay, तो I was like this is utter lie. मतलब इतना सफेद झूठ कोई कैसे बोल सकता है? And these allegations were made in front of the court. तो मुझे यूँ लगा, मेरे लिए तो वो एक बहुत ही बड़ा झटका था कि भाई इतना झूठ कोर्ट के सामने भी बोल देते हैं क्या? तब तक ये आई हैड नेवर बीन टू एनी कोर्ट, कभी ऐसा कभी पड़ा ही नहीं पाला कोर्ट में जाने का. तो हमारा तो एक बड़ा हेलो वाला होता है ना कि भैया कोर्ट में तो सच्चाई होती है, कोर्ट में तो न्याय होता है, कोर्ट में तो ये होता है. तो आई वॉज वेरी टेकन अबैक कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब दिस इज एब्सोल्यूट क्रैप. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि भाई ये सब लोग डराने लग गए, 498A में सारे सड़ जाओगे, सारे सड़ जाओगे. 2011 ना, तब तो अरनेश भी नहीं आई थी. तो मैंने फिर 498A रिसर्च करना शुरू किया एंड दैट्स द मोमेंट इश्करन जब मेरे सामने बिल्कुल एक नई दुनिया खुल गई. एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है यार. मतलब आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म बोला हुआ है, दिल्ली में सर्कुलर निकले हुए हैं, लाखों लोग अरेस्ट हुए हैं. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस? एंड देन आई रियलाइज दैट देयर इज दिस लॉ which automatically arrests people on the mere statement of the wife. The entire family is put behind bars. And I said, this is wrong. And I didn't know what to do.
बट विद माई बैकग्राउंड इन जर्नलिज्म एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग मुझे लगा यार एक फिल्म तो बनाना बनता है, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन मैटर्स ऑफ मैरिज. आई रिसर्च, कोई फिल्म नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी, कोई एक मेन स्ट्रीम अच्छा विजुअल डॉक्यूमेंटेशन नहीं था जिससे लोगों को समझ में आया कि ये है क्या चीज़. So that's when I started, but during the making of the documentary film itself मैं सेव इंडियन फैमिली करके एक NGO है, उनकी मीटिंग्स में जाने लगी. वहाँ पे बहुत सारे विक्टिम्स मिले, बहुत सारे एक्टिविस्ट्स मिले. तो यूँ लगा कि सिर्फ एक लॉ नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक है, मेंस इश्यूज आर मच वाइडर सब्जेक्ट. जब आपने शुरू किया तब तो सिर्फ मैरिज की बात कर रहे हो, उसके बाद एक प्रोसेस आया मी टू का, फिर फेक एलिगेशंस का, और अब ऑनलाइन वर्ल्ड का, उस सब पे आता हूँ मैं. बट जैसे अब कोई केस आता है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, एक फेज था जब एवरी एलिगेशन ट्रुथ मानो, जितनी मर्जी आउटलैंडिश है, जितनी मर्जी सर हो पैर हो ना हो मानो. फिर एक टाइम उससे पहले था कि किसी भी एलिगेशन को लोग नहीं सच मानते थे, बहुत कम एलिगेशंस होती थी 80s 70s 60s इंडिया, राइट. अब जैसे मैं समाज के लिए पूछना चाहता हूँ, लीगल पर्सपेक्टिव से सिर्फ नहीं, कि आप अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में सुनते हैं कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगी है, लेट्स से अंडर द सेक्सुअल एक्ट्स, ठीक है. तो आपने तो इतने केसेस देख लिए, हर साल आप रफली 1000-1500 केस देख रही हैं, 10 साल से देख रही हैं, तो 8-10 हज़ार केस, ये अपने में ही एक इतना बड़ा डाटा है. ये इंस्टिंक्ट हो जाता है कि मेरा इंस्टिंक्ट हो जाता है कि यार ये बकवास है और यार ये जेन्युइन केस है. बट अगर कोई समाज में व्यक्ति सुनता है कि भैया इस पार्टी में मेरे 2 दोस्त थे, ये फ्रेंड्स थे, इसने क्या कुछ छेड़खानी करी, या ये लड़की झूठ बोल रही है, तो क्या पॉइंटर्स, क्या रेड फ्लैग्स देखते हैं जिससे थोड़ा बहुत लोग जज कर पाएं कि ये एलिगेशन बिल्कुल ही झूठ है या सच है? देखो मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल से इसका वो इंसिडेंट से एग्जांपल देती हूँ, और ये ऐसा केस है जिसमें मैंने इंटरवीन नहीं किया. मैं ब्रीफ में आपको ये बता देती हूँ कि 2 तरह के केस हैंडलिंग होती है हमारे एंड पे. एक तो सिर्फ काउंसलिंग और एक इंटरवेंशन. काउंसलिंग में हम लोगों को जज नहीं करते हैं कोई हमारे, और हम लोग को ऐसा कोई काउंसलिंग देते भी नहीं है जिस वजह से मान लो अगर वो एक्चुअल परपेट्रेटर भी हो तो हमारी काउंसलिंग की वजह से उसको कोई एडवांटेज मिल जाएगा. नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने रेप किया है और हमारे को वो ये बता रहा है कि मैं तो झूठा फंसा हुआ हूँ, हम उसको सिर्फ इतनी काउंसलिंग करेंगे कि भैया अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने आप को अरेस्ट से बचाइए, और एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविजन जो उसको कोई भी बता सकता है, जो कि लॉ में रिकॉर्ड्स है. लेकिन अगर हम इंटरवेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल एक केस फरीदाबाद में था जहाँ पे उसने कहा कि मुझे झूठा रेप केस में फंसाया है, हम सारे एविडेंसेस देखते हैं, फिर उसके बाद तो हम उस केस के पीछे लग जाते हैं. इन द सेंस कि मैं उस इंसान के साथ पुलिस स्टेशंस में भी गई, मैं उस इंसान के पास होम मिनिस्टर के ऑफिस भी गई, मैंने उस इंसान के लिए डीजीपी हरियाणा को भी लिखा. फिर हम जब इंटरवेंशन करते हैं तो दैट इज ऑन वेरी वेरी सॉलिड एविडेंसेस एंड आफ्टर वेटिंग द केस कम्प्लीटली, जहाँ पे शैडो ऑफ डाउट नहीं है कि ये बंदा बिल्कुल झूठा फंसाया गया है. सो दीज आर 2 पर्सपेक्टिव्स. नाउ फॉर द लार्जर पब्लिक, जैसे आप वेट कर सकते हो, हम वेट करते हैं, और जहाँ पे हम लोग अपनी स्किन इन द गेम डाल देते हैं, दैट इज मतलब इतने साल में एक कोई केस नहीं है जहाँ पे हमने हमारी स्किन इन द गेम हो और वो केस बाद में सच पाया गया हो. वो जितने भी केसेस में मैंने इंटरवीन किया है या कवर किया है एज अ जर्नलिस्ट भी, वो सारे के सारे इवेंचुअली झूठे ही पाए गए हैं. चाहे वो रोहतक सिस्टर्स वाला केस हो जिसमें वो लड़कियों ने बेल्टों से पीटा था. रोहतक सिस्टर्स केस को थोड़ा बताइए, क्योंकि इट इज वहां से वो मैं आऊंगी उसमें. इनफैक्ट दैट वाज, और उस पे मीडिया का कितना रोल था, उससे बाद में आते हैं. हाँ, रोहतक सिस्टर्स केस हो गया, रोहतक डबल गैंगरेप केस हो गया, एक अरविंद भारती का केस था, फिर एक सर्वजीत सिंह वाला केस था दिल्ली का, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली का. तो जहाँ पे भी मैंने पब्लिकली स्टैंड लिया है किसी केस में, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं वेयर आई वाज प्रूवन रॉन्ग, इंक्लूडिंग वो हाथरस वाला केस जिसमें सारे लड़कों को बाद में एक्विटल मिला, वो भी बहुत बड़ा केस हुआ था. राइट. तो ये तो हमारा पर्सनल वेटिंग हो गया. बट अगर मैं लार्जर पब्लिक के मैं पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो अब जैसे जो बीजेपी के हरियाणा प्रेसिडेंट हैं मोहन लाल भदौली, उनके ऊपर और एक सिंगर है, उसके उन दोनों के ऊपर गैंगरेप केस लगाया एक महिला ने, ठीक है, और कहा कि 2023 में मेरे को इन्होंने एक होटल में गैंगरेप किया, और उसकी स्टोरी जो थी वो इतनी अनबिलीवेबल थी, इवेंचुअली इट प्रूव टू बी अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन. तो जब एक
एलिगेशन बहुत ही सालों बाद लग रही है, तो मुझे लगता है कि लोगों को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तरीके से नहीं देखना चाहिए. हो सकता है कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कि कोई मोटिव्स हो. तो हमारे लिए तो वेटिंग प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा एविडेंस है. बोलोगे अगर बहुत लेट एलिगेशन हो रही है, स्पेशली वहां पे जहाँ पे लेडी पे कोई प्रेशर नहीं है, उस समाज से है जहाँ पे आप अपने 10 दोस्तों को बोल सकते हो, अर्बन एरियाज की स्पेशली बात करूं, तो वहां तो कोई ऐसा एक्सेप्शनल छोड़ दो प्रेशर नहीं. तो वन लेंथ ऑफ टाइम. और क्या आपको लगते हैं रेड फ्लैग्स जिसमें आप थोड़ा जज कर पाते हैं विदाउट डीप डाइव? सेक्सुअल हरासमेंट या रेप के एलिगेशंस में जो हम सब सी, वेदर इट इज रेप के केसेस या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, द बिगेस्ट चेकलिस्ट फॉर अस इश्करण इज जो एक ग्राउंड कोर्ट्स भी लेती हैं, विच इज ओमनीबस एलिगेशंस, है ना. ओमनीबस एलिगेशंस हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, बस हवा में एक स्टोरी बना दी कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया. मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे आज हम लोग मिल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है. मैं गुड़गांव से चली, मैं रास्ते में आते हुए एक केस को हैंडल कर रही थी, मेरा वो टाइम स्टैम्प उन कॉल्स का भी है. फिर मैं आपके ऑफिस में पहुंची, नीचे बेसमेंट में हम लोग पहले गए, फिर उसके बाद हम स्टूडियो में आए, हमारे साथ एक और गेस्ट बैठे थे. अब मैं इस सब चीज़ों को अगर डिस्क्राइब नहीं करूंगी और मैं सडनली बोलूंगी मैं तो वहां पे गई उस स्टूडियो में और यही हो गया, ठीक है, तो मतलब आप कहाँ से गए, क्यों गए, चाय में कुछ मिला दिया. तो मैं आज के टाइम पे सेक्सुअल हरासमेंट के या फिर रेप के एलिगेशंस में जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिखेगा, वो दिखेगा कि शादी का झांसा दिया है, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया है, फिर इसने मेरी अश्लील वीडियो और फोटोज बना ली हैं, फिर उसके बाद ये मुझे धमकी दे रहा था, फिर उसके बाद हम 4-5 साल तक हम लोग किसी होटल में ये मेरे को ब्लैकमेल करके बुलाता रहा. मैं तब कंप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन मैं अब ये कंप्लेन कर रही हूँ. नाउ can this not happen? Of course this can happen, but if this would have happened, you would not have very lovey-dovey messages exchanged with the person. तो जो एक्चुअल स्टोरी है उसको बिल्कुल ही ट्विस्ट करके, टर्न करके और केस बना दिया जाता है. और हम लोग तो इतने सारे केसेस देख चुके हैं अब कि अब वो नब्ज पता चल जाती है किसी केस की, तो बहुत ज्यादा समझ ये इस पे क्या व्यू है आपका, क्योंकि एक लॉ में चेंज आया है. 2 सेकंड एक बार. अब मुझे नॉर्मल वाली चाय चाहिए थी. अच्छा, वो दूध वाली. आपने जब ये बोला ना कि 4-5 साइक्लोसेटेड एलिगेशंस होती हैं, इससे ज़्यादा ब्रीच ऑफ प्रॉमिस उसमें से एक है. ऑल ओवर वेस्टर्न वर्ल्ड ये खत्म हो चुका है. विमेन आर नॉट प्रॉपर्टी, विमेन आर, जो पूरा लॉजिक है, वुमन इज नॉट अ चार्टर, वुमन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, वुमन इज इंडिपेंडेंट, वुमन कैन मेक हर ओन डिसीजंस, रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्ट इंडिया. इंडिया में मैं मानता हूँ थोड़ी पहल हुई है जब आपने इसको नए कानून में एक सेपरेट कैटेगरी दिया जिसकी पनिशमेंट लेसर है अर्स्टवाइल 376 से. तो ये पहला, व्हाट इज योर व्यू व्हेन यू टॉक टू पीपल जो ये डिफेंड करते हैं कि ब्रीच ऑफ, मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी शुड बी रेप, कि हमने अफेयर किया, शादी नहीं हुई, सिर्फ मुझे शादी का एग्जांपल दिया इसलिए होगी. आज के समाज में इसकी कोई जगह है, या आपको कोई सपोर्टर्स मिलते हैं इसके, या ये सिर्फ एक एक्सट्रीम फेमिनिस्ट पावर गेम है जिस वजह से ये स्टैट्यूट बुक पे आप प्रेशर करके रखवा पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से इश्करण, मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्विस्ट हो गया रेप के लॉज का, दैट इज़ एनीथिंग टू डू विद फेमिनिज्म और वुमेन्स राइट एक्टिविज्म. इनफैक्ट बहुत सारी मेरी फेमिनिस्ट कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि रैशनल फेमिनिस्ट्स हैं, वो बोलती है कि भाई दिस इज, हाँ आई नो, नहीं बट है ऑनेस्टली है, जो बायस नहीं है, जो रेडिकल नहीं है, जो एंटी मैन नहीं है, ये ऐसे मैं बोलूँगी. वो भी इस लॉ को स्टूपिड मानती हैं, वो भी चाहती हैं कि ये स्टैट्यूट पे नहीं होना चाहिए. लेकिन ये पूरा शादी का झांसा वाला कॉन्सेप्ट जो लगता है मुझे, वो मुझे लगता है द प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. इनफैक्ट जिन काउंसिल ने उसमें इसको आर्ग्यू किया था, क्या नाम है उनका, संजय हेगड़े सर, सीनियर एडवोकेट, ही इज़ अ वेरी सीनियर एडवोकेट, मिस्टर संजय हेगड़े, वो एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड जा चुके हैं न्यूज़ डिबेट पे ये बोलने कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि इन्होंने इस
केस को आर्ग्यू किया था एंड दैट दिस शुड नॉट बी देयर, ही सेड इट ऑन रिकॉर्ड। तो उदयवर स्टेट ऑफ कर्नाटका में उन्होंने ही आर्ग्यू किया था कि अगर एक आदमी है वो शादी का बोलता है, उस ग्राउंड पे सेक्स करता है किसी महिला के साथ और उसके बाद नहीं करता है उसे शादी, तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज रेप। सुप्रीम कोर्ट ना, एक बहुत ही सिंपल सा केस था, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप थी, उसमें शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा इन डेप्थ चला गया ना इस पूरे के पूरे चीज़ में कि फिर उसके बाद से केसेस इस तरह के आने लग गए। जब आप एक बार जुडिशियल उसमें पढ़ लोगे आप पेपर्स में कि भाई इस पर्सपेक्टिव को ये लोग थॉट दे रहे हैं, तो then it's on advocates to basically then go around it, right? Yes, correct, yes. But मुझे नहीं, in my honest opinion, मुझे लगता है कि this whole idea of only a man enjoying sexual relationship and a woman not enjoying a sexual relationship is a very very outdated idea. I do not think कि आज के टाइम पे ये पर्सपेक्टिव लोगों का होना चाहिए. We are in times where normal hotels have started hourly stays, okay? So let us not fool ourselves that women are not having a good time having sex. और लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है या रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो जाता है, इट हैज़ बिकम सो ईजी फॉर अ वुमन टू टर्न अराउंड एंड से इसने तो मुझे शादी का झांसा दिया था भाई. मतलब एक अडल्ट, या तो फिर आप बोल दो कि भाई आपने वोटिंग राइट्स दे रखे हैं, 18 के बाद अगर महिला जो है वो वोट कर सकती है क्योंकि वो अडल्ट है, वो अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज कर सकती है. एक जगह पे फेमिनिस्ट बोलती है माई बॉडी माई चॉइस, यू नो वेदर टू हैव सेक्स इन मैरिज और आउटसाइड ऑफ मैरिज इज माई चॉइस. बट देन दिस नॉनसेंस इज हैपनिंग वेयर विमेन आर सेइंग कि भाई मैंने तो सेक्स के लिए कंसेंट इसलिए दी थी क्योंकि उसने मुझे शादी के लिए बोला था. अरे भाई शादी तक वेट कर लेते, फिर ये थोड़ी ना उसने बोला था कि पहले ही कर लो, शादी के लिए आप वेट नहीं कर सकते, कर लेते आप, यू कैन से अ नो. लेकिन अब तो इतना ज्यादा इस चीज का मिसयूज हो गया इश्करन. हम लोग ने, जो मैंने डॉक्यूमेंट्री इंडिया सन्स बनाई है, साथ उसने वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट आप ये आंकड़ा सुनिए. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में एक टेबल है जहां पे बताया जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द रेप अक्यूज्ड विद द विक्टिम. मतलब हम लोग ये डॉक्यूमेंट करते थे कि कोई टीचर है, कोई स्ट्रेंजर है, या कोई घर में भी ऐसे केसेस होते हैं, तो वो एक एनालिसिस होता था. तो उससे पता चलता था कि कितना घर के अंदर ये चीज़ प्रॉब्लम है, कितना घर के बाहर है, हाउ इज द पब्लिक सेफ्टी, उसके एनालिसिस के लिए 2015 में एनसीआरबी ने एक नया कॉलम डाला, रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज बाय बॉयफ्रेंड और हस्बैंड और फ्रेंड ऐसे करके. 2015 में रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केसेस, टोटल रेप केसेस का 19% थे. बाय 2019 these cases went up to 51% of the reported. 51% cases are this. Yes. कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का शादी का झांसा दिया. This is national. No, this is national average. If you look at states like Delhi, some UTs, the आंकड़ा is 75% of the cases. अच्छा, मुझे ये this is NCRB data. This is NCRB data. I'll send you. Yes. in Delhi जैसी जगहों पे. Yes. मतलब 4, 5, 6, 10 साल के रिलेशनशिप के बाद महिलाएं एलिगेशन लगा रही है कि ये मुझे शादी का झांसा देके रेप कर रहा था. इट इज नॉनसेंस. इसका पता है एज ए लॉयर नावलप्रीत, इसका जो इल इफेक्ट क्या है, पुलिसिंग को आप ओवरवेलम कर रहे हो. Yes. एक्सटॉर्शन एंगल तो छोड़ ही दो, एंगल भी छोड़ दो. आप जो 25% जेन्युइन केसेस हैं या 50% जेन्युइन केसेस हैं जहां पे आपको रिलीफ देना है, क्रिमिनल को पनिश करना है, डेटरेंट इफेक्ट सोसाइटी में करनी है, पुलिस की मैन पावर लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. yes. अगर आप सिस्टम को ऐसे ओवरवेलम कर दोगे नकली केसेस के साथ, नकली मींस लॉ में तो है ही केस, बट इट इज स्केरी टू हियर. नो लॉ में, लॉ में नाउ आई थॉट 5%, 2%, 4%, 50% लॉ में है इश्करन. लेकिन लॉ में अब वही बात है ना कि आप एक मतलब एक टूल सा पकड़ा दो लोगों को, फिर उसके बाद आप, अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसमें कहा कि जो ये प्रॉमिस है ये
इमीडिएट होना चाहिए, मतलब इसका आफ्टर इफेक्ट इमीडिएट होना चाहिए कि भाई वो बोले कि मैं 2 महीने में शादी कर लूंगा, 3 महीने में शादी कर लूंगा। यूं नहीं है कि इंडेफिनेट कोई है कि हाँ मैं शादी करूंगा, या नो नो, नाउ दे आर जस्ट गिविंग जस्टिफिकेशंस, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। फिर वो बोल रहे हैं इंसेप्शन से फॉल्स होना चाहिए था, इंटेंट फॉल्स होना चाहिए था इंसेप्शन से। यू आर मेकिंग सच अ हाइनेस क्राइम एंड a completely he said she said situation, that too where there has been a long standing relationship, and then you are going to be judging the intent of the person when the relationship started after 5 years। मतलब कैसे आप उसका इंटेंट एनालाइज करोगे यार? मैं कोई वर्ड्स मिन्स नहीं करता। इन मॉडर्न वर्ल्ड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस इज unbelievably stupid to have as a law। Absolutely। To me it is, इसमें मुझे कोई वर्ड्स मिन्स करने की Absolutely। मेरे को लगता है ग्रे एरियाज होते हैं। ईश्वरन ऐसे ऐसे केसेस हैं, आप मैं तो हम लोग के तो ना अब तो कुछ भी शॉकिंग नहीं लगता है। 40 साल की महिला 40 साल की महिला जिसके 2 बच्चे हैं, जिसमें उसकी बेटी 21 साल की हो चुकी है, वो दिल्ली में 8 रेप और मॉलेस्टेशन के केसेस फाइल कर चुकी है, जिसमें आधों में उसने ये बोला है इसने मुझे शादी का झांसा दिया था, और दर्ज हो रहे हैं। यस, वो तो लॉ है कंपल्सरी है। यस, और पुलिस आंखों पे ऐसे पट्टा डाल के कान बंद करके और एफआईआर दर्ज करती है, फिर उसी की स्टेटमेंट के ऊपर चार्जशीट दर्ज करती है और कोर्ट को भेज देती है। लॉ में जो प्रोविजंस हैं तो उनके ऊपर भी तो दैट इज शॉकिंग। एंड बट ये जो अभी मैं आपको एक केस बताती हूँ दिल्ली में जो हम लोग कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन में लोग कर पा रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये जो मैं आपको दिल्ली का केस है वही बताती हूँ। ये मोहतरमा है, ये 2014 से लेकर 2022 8 साल में 8 रेप और मॉलेस्टेशन के केस दर्ज कर चुकी हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी मैं बताती हूँ आपको। ये किसी इंसान से आधे घंटे की मीटिंग करेंगे, सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग, ठीक है। वो गाड़ी में हो सकती है, वो किसी होटल में हो सकती है, वो किसी भी एरिया में हो सकती है। उस आधी मीटिंग के बाद ये 100 नंबर पे कॉल कर देती है कि इस बंदे ने मेरा रेप कर दिया है। फिर उसके बाद उस बंदे के पास पुलिस की तरफ से कॉल जाता है कि ये लेडी जो है बोल रही है कि आपने इसका रेप कर दिया है। बंदा बोलता है मेरे से खुद मिलने आई थी, या फिर किसी मीटिंग के लिए आई थी, या फिर इस काम के लिए आई थी, मैंने तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो पुलिस बोलती है कि नहीं जी, ये तो बोल रही है कि रेप किया है। फिर वो मोहतरमा का एडवोकेट फोन करता है इस बंदे को कि भाई ये तो एफआईआर तेरे ऊपर दर्ज कराएगी, तू देख ले तू क्या कर सकता है। फिर डिमांड होती है 2.5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, डिपेंडिंग ऑन दी कैपेसिटी ऑफ द मैन। 2.5 लाख रुपए के लिए, अरे इस केस में बहुत ही कम, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कमाने वाले इंसानों को भी उस लेडी ने फंसाया हुआ है। और उसके बाद फिर अगर वो बंदा मना कर देता है तो फिर एफआईआर दर्ज करवाती है रात को। सारी की सारी एफआईआर हम लोगों ने एनालाइज कराई, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे एफआईआर। जब उनको पता चल जाता है कि बंदा पैसे नहीं देगा तो जाके एफआईआर दर्ज करा देती है। 8 ऐसे केसेस ऑन रिकॉर्ड हैं। कितने सारे लोगों को ब्लैकमेल और एक्सटॉर्ट किया होगा ये मुझे पता नहीं। आपने भी तो मुझे केस भेजा था जिसमें 7 एफआईआर गुड़गांव में था। कहाँ थी एक लेडी? आई रिमेंबर मैं एक लेडी को अरेस्ट करा चुकी हूँ गुड़गांव में, जिसने गुड़गांव में जिसमें एक ही साल में इस लड़की ने 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 रेप केसेस फाइल किए हुए थे, सब में ये कह के कि इन सब ने उसको शादी का झांसा दिया। एक लड़की को जबलपुर में अरेस्ट करवा चुकी हूँ जिसने इस तरह के 7 रेप केसेस लगाए, सब में उसने बोला कि सब लोगों ने उसको शादी का झांसा दिया। एक फरीदाबाद की लड़की है, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी हुई है, उसने 3 रेप केस करे हुए हैं, सब केसेस में बोलती है कि सब लोगों ने उसको शादी का झांसा दिया। एक जयपुर में केस है, उसको अरेस्ट करवाया, उसने 15 केसेस करवाए हुए हैं इश्करन। रेप, गैंग रेप, मॉलेस्टेशन, इट्स जस्ट बिजनेस है। ये तो बिजनेस है कि अगर आप किसी से मेहनत करके जो भी आप सैलरी ड्रॉ करेंगे वर्सेस आप डिपेंडिंग ऑन क्या है 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख जिसकी जो स्टेटस है, उसमें अगर आपने 10 केस सक्सेसफुल कर दिए तो आपने 3 करोड़ का तो कॉर्पस बना दिया, 5 करोड़ का कॉर्पस बना दिया। एब्सोल्युटली। बट हाउ सिंपैथेटिक, बिकॉज यू आर गोइंग टू, बहुत कम लोग हैं जो स्टेशन जाते हैं और आपने लार्जर स्टेशंस गए हो, मतलब इन द सेंस नॉट ओनली दिल्ली ना, नॉट ओनली अर्बन एरियाज, आप देहात के स्टेशन भी गए हो। तो कितनी सिंपैथेटिक है पुलिस या कितनी डिफिकल्ट है ये बात समझाना नकली केस है? और क्या आप पा रहे हो अपने पुलिस इंटरेक्शन एक्सपीरियंस में कि एक बारी केस हो गया तो एक्सटॉर्शन का टूल पूरे सिस्टम के लिए बन गया है
या आपको देख रहे हो कि सिंथेटिक है, या कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो उस पर? देखो ईश्वरन, मुझे लगता है कि 376 या फिर रेप लॉज का मिसयूज इज एग्जैक्टली ऑन द सेम ट्रैजेक्टरी एज 498A, डिट्टो। 498A में भी जैसे पहले पुलिस वाले बहुत सारे समझते थे कि दहेज का केस नहीं है तो थोड़ा सा लीनियंसी करते थे। अरनेश से पहले की बात मैं कर रही हूँ, अरनेश के बाद तो देखो उनको अब प्रोसीजरल 41A का नोटिस देना है तो देना है, बट उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ जब लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था, तब पुलिस वालों को पता भी होता था कि दहेज का केस नहीं है, तो वो अपने लेवल पे जो है थोड़ा बहुत, आपको पता ही है पुलिस कैसे काम करती है, आई डोंट नीड टू स्पेसिफिकली से, ठीक है, उनको जहाँ पे पता चल जाता था कि लड़का बिल्कुल इनोसेंट है, उसकी फैमिली बिल्कुल इनोसेंट है, तो वो वहाँ पे अरेस्ट जैसे नहीं करेंगे या उनको बोल देंगे कि भाई साहब आप एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर दो या ये सब करेंगे। बट अब जो है रेप के केसेस में हम वैसा देखने लग गए हैं कि पुलिस वाले ये बोलते हैं कि हम समझ रहे हैं जनाब, आपके पास प्रूफ्स हैं, ये है वो है, आप अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगा दो, ठीक है ना। कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट भी करते हैं, कलेक्ट करके पेश करते हैं। बट जो आपने पूछा ना कि पुलिस ऑफिसर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन, मेजॉरिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स ये कहते हैं इश्करन कि मैम हम मजबूर हैं, लॉ ने हमारे को बोल रखा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि महिला अगर 161 और 164 का स्टेटमेंट देती है और एलिगेशंस को रिपीट करती है, आपको कुछ और नहीं देखना, डिस्क्रिशन नहीं है, डिस्क्रिशन नहीं है आपके पास। मैं आपको भी एक लेटेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। मुझे एक पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आया, हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करी थी पुलिस ऑफिसर्स के लिए, तो फॉल्स रेप केसेस के बारे में बात हुई और काफ़ी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि देखिए, अपनी पूरी टीम को बोला एक डिस्ट्रिक्ट की कि देखिए आप लोग स्क्रूटिनाइज कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप लोग स्क्रूटिनाइज कीजिए, झूठा नहीं कोई फंसना चाहिए। तो इन जनाब का मेरे को फ़ोन आया क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर सबने लिया वहाँ पे। इन्होंने कहा कि मैम मैं परेशान हूँ, आप मेरी मदद करो। मैंने कहा क्या हो गया सर? कहते एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, बंदा आर्मी में काम करता है, उसकी अपनी बीवी के साथ खटपट हो रखी है, बीवी आई है, उसने 498 वगैरह तो कर आई है, कह रही है मेरे देवर ने मेरा 3 साल पहले रेप किया है। हमने पूछा कब किया, तो डेट बता दी उसने, उस डेट को दिवाली थी। तो मैडम ये बताओ कौन से घर में दिवाली के दिन कोई देवर अपनी भाभी का रेप कर सकता है, जब सारे के सारी दुनिया आई हुई हो, पूरी फैमिली है, सब कुछ है। कहता मैंने मैम कैंसिलेशन रिपोर्ट डाल दी, मैंने 498 वगैरह सब कर रख दिया, मैंने 376 में कैंसिलेशन रिपोर्ट डाल दी। जज साहब मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरी कंप्लेंट फाइल करूंगा डीजीपी के पास, तूने ये केस क्लोज कैसे कर दिया? तेरे को किसने पावर दे दी कैंसिलेशन रिपोर्ट डालने की? बताओ। तो पुलिस ऑफिसर्स का लार्जली मेरे को यही वर्जन है कि मैम वी आर बाउंड बाय द लॉ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर हम लोग डिस्क्रिशन अपनी अप्लाई करते हैं तो महिलाएं जो हैं महिला उसमें चली जाती हैं, महिला सेल में चली जाती हैं, महिला आयोग में चली जाती हैं। हमारे लिए चार्जशीट फाइल करना इज मच ईजियर देन फाइलिंग अ कैंसिलेशन रिपोर्ट, बिकॉज हमारे को 1000 एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं कैंसिलेशन के लिए। है ब्यूरोक्रेसी की के पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमें सबसे कम सरदर्दी होगी ना वो चीज़ कर लो, क्योंकि हमारी तो नौकरी है सरकारी, चाहे वो मतलब ब्यूरोक्रेसी एट लार्जर बोल रहा हूँ जिसमें पुलिस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नॉर्म से डिफरेंट डिसीजन लेते हैं और मुझे ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, देखो अगर ब्यूरोक्रेट्स का वर्जन लें, वो बोलते हैं अगर नॉर्म से हम डिफरेंट करें तो या तो करप्शन की एलिगेशन आती है कि भाई इसने पैसे खाए होंगे, या हमें पता नहीं है कि हमारा जो सुपीरियर ऑफिसर बैठा है जो कोर्ट नहीं भी जा रहा चीज वो क्या व्यू ले लेगा, या कोर्ट क्या व्यू ले लेगा, जैसे आप बोल रहे हैं। तो अपनी नेक हम क्यों आउट करें? कोर्ट का काम है, वकील का काम है, तो वो बेसिकली ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरी चेन बन जाती है। मुझे ये लगता है इश्करन कि एट द स्टेट लेवल आप अगर सेंट्रल लेवल पे इमीडिएटली कुछ रिकॉर्ड्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि इतने ज़्यादा अब हज़ारों में लाखों में शायद संख्या हो, इतने सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं जो झूठे पाए जा रहे हैं, जो झूठे प्रूव हो रहे हैं, जहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि किसी इंसान ने 2 साल 3 साल 4 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में बिता दिए जबकि वो बिल्कुल इनोसेंट था। चाहे तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लेवल पे या आई डोंट नो किस लेवल पे एक बॉडी ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी अगर फॉल्सली अक्यूज्ड है तो वो एक बार रीच आउट कर सके। प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, आई टेल यू, जैसे कोर्ट में आपने बोला ना झूठ बोलने का,
कई jurisdictions में कोर्ट में झूठ बोलना बहुत सीरियसली लिया जाता है। आप जेफरी आर्चर का केस देखिएगा, उसके ऊपर मुझे 80s में एक वो जो नॉवलिस्ट है, he was a very big political figure। किसी अखबार ने शायद स्टोरी छाप दी that he slept with a lady with commercial interest। उसने बोला मैंने नहीं किया, जैसे नेता बोलते हैं, कुछ डेफामेशन केस वेस हो गया, ही लाइट समवेयर, मतलब बेसिक मुझे आज भी पॉइंट आता है, परजुरी की थी उसने, नथिंग टू डू विद इट, सब मीडिया ने छापा मैंने नहीं किया, कोई डायरी एंट्री, कोई परजुरी करी। 3 या 4 साल की बाद में जब परजुरी पता चली, सजा हुई। तो झूठ बोलने पे डेटरेंट इफेक्ट है। यस, इंडिया में इतने केसेस हैं, जॉनी डेप वाले केस में देख लो, जॉनी डेप में इंडिया में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में तो इतने झूठे एफिडेविट चलते हैं, ये तो आप एक इतने झूठे डलते हैं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज होती हैं, विल्स फॉर्ज हो जाती हैं, एग्रीमेंट्स फॉर्ज हो जाते हैं, क्या क्या फॉर्जरी होती है प्रॉपर्टी केस में, इट इज अनबिलीवेबल। बट केसेस परजुरी के बहुत कम चलते हैं, 300, क्योंकि उसमें व्यू क्या है, अब केसेस के हम बच्चे पैदा कर देंगे तो कितने ही केसेस करते रहेंगे। सही बात। वन केस हैज टू बी फिनिश्ड, नॉट लीड टू अनदर केस। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सिस्टम ओवर, कई चीजें ना मीन नहीं है, वो सिस्टम की इनकैपेसिटी है डील कर पाने की। वो लोगों को पसंद नहीं आती बात, क्योंकि वो सिस्टम कैसे डील करेगा। एक केस के अंदर वो गलत पा रहे हैं, वो केस को जिता रहे हैं आपको, पर जिसने गलत डाला उस पे केस करें, उसका फिर पूरा ट्रायल करें। इकोसिस्टम ही बिल्कुल खराब हो चुका है। वो one bad thing is leading to another bad thing. Acceptance of wrong has been institutionalized. अब जैसे आपने किया एक ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वाला, एक और एग्रीजियस जो चीज मुझे लगती है, इस पे क्या यू देते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, इंस्टा पे देखेंगे, प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ये जो एलिगेशंस आती हैं अगेन कुछ सालों बाद, जो मैं ज्यादा ग्रे एरिया मानता हूँ कि करियर एडवांसमेंट के लिए जो हो रहा है, कई बार कंसेंचुअली शुरू होता है और बाद में एलिगेशंस आती हैं। ठीक है, बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की एक प्रॉब्लम है, जो बार बार बॉलीवुड के लोग ही बात करते हैं उसके ऊपर, बट वो रिस्ट्रिक्टेड बॉलीवुड को नहीं है, बहुत मैसिव प्रॉब्लम है। उसके अंदर आप एज ए सोसाइटल इशू, क्योंकि मुझे ये ग्रे एरिया लगता है, इसलिए मैं आपके व्यूज चाहता हूँ, कैसे लेते हैं जो फॉर प्रमोशन एट वन टाइम और फॉर अ बेटर करियर एट वन टाइम themselves are willing to do certain things, and after 2 years जब आपको लगता है कि उतना प्रमोट नहीं कर पाया या उतना नहीं दे पाया जितना दे पाना था, या एंगर या ईगो, मल्टीपल रीजंस होते हैं, उस पे कंप्लेंट्स आती हैं। वो क्या परसेंटेज है? क्योंकि आपने मुझे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस से बहुत शॉकिंग बोली, आई डोंट नो इसका कोई डाटा है या नहीं है, जॉब के अंदर हो गया, ये हो गया, प्रमोशन हो गया, ऑफिस में हो गया, अच्छा इसका कोई डाटा नहीं हो रहा कि कितने ऑफिस के अंदर एलिगेशंस आ रही हैं या वर्क प्लेस एलिगेशंस इन दैट सेंस। सो जितने केसेस, हम लोग पहले मैं ज़्यादातर मैट्रिमोनियल केसेस ही देखा करती थी, बट 2012 के बाद निर्भया लॉज जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, तो उनका मिसयूज़ का इफेक्ट आते आते, मतलब 2015-16 हो गया, तब तक मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद से तो हम लोग, मतलब वैसे तो निर्भया के बाद से ही हम लोग, मैं डॉक्यूमेंट्री तो 498 मिसयूज़ पे बना रही थी, बट ज़्यादातर केसेस हमारे, बहुत सारे केसेस हमारे पास रेप लॉ मिसयूज़ के आने लग गए। तो शादी का झांसा के झूठे केसेस तो बहुत सारे हमारे पास आए हैं, नौकरी के बेसिस पे झूठा झांसा दिया हो या फिर प्रमोशन के बेसिस पे झूठा झांसा दिया हो, ऐसे केसेस मैंने ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डील नहीं किए हैं, बट आई एम श्योर इस तरह के केसेस होंगे। बट मैंने सोशल इकोनॉमिक ग्रुप है इसलिए कम आते हैं या क्या रीजन है? नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि जो नौकरी में है, जैसे आप बोला 2.5 लाख के लिए जो कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट हो गया, जो अच्छी जॉब्स में है वो बहुत एलिगेशंस आती हैं। नहीं, मुझे उसका रीजन इश्करन ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई भी लेडी आफ्टर हैविंग अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप रेप का चार्ज किसी के ऊपर लगा देती है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में उसका करियर के ऊपर भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है। वही सोशल इकोनॉमिक ग्रुप डिफरेंट, आपका इकोनॉमिक लॉस भी है, इकोनॉमिक लॉस भी है, people don't want to work with you. Yes, exactly. So you get you get blacklisted somewhere. मुझे लगता है कि जितने भी हम लोग फॉल्स केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन में देखते हैं, उसमें मुझे सबसे मिनिस्क्यूल मिसयूज लगता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का, सबसे मिनिस्क्यूल लगता है। हालांकि उस लॉ का भी मिसयूज होता है, नहीं, पर मैं भी मानूंगा नहीं, लॉ में डेटरेंट है। हाँ। एक चीज तो है कि लॉ में ही डेटरेंट है,
अगर कंप्लेंट झूठी पाई गई है तो ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पे आईएम में भी एक प्रोफेसर को जॉब से निकाल दिया था। अब आर्मी में एक केस चल रहा है जहाँ पे झूठी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस कंप्लेंट एक लेडी ने फाइल करी है, वो हाई कोर्ट भी अपील करने गई थी, वो भी डिसमिस हो गई है। तो लॉ के अंदर ही डेटरेंट है, एक तो वो कारण है, और दूसरा कारण है कि आपको प्रोफेशनली कहीं ना कहीं अगर आप झूठा इल्ज़ाम लगाओगे, और क्योंकि वो एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है जिसमें एक इंसान नहीं है, कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे आपके कोलीग्स, आपके पियर्स, आपके सीनियर्स, बहुत एनजीओ, बहुत सारी एक काइंड ऑफ जूरी बैठती है जो एनालाइज करती है, तो वो कहीं ना कहीं फिर अगर आपने झूठ बोला है वो उजागर हो ही जाता है, तो वो आपको प्रोफेशनली इम्पैक्ट करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि SHWB का सबसे मतलब कम मिसयूज होता है। बट अब जो है, अब इन्होंने एक नया लॉ ही ला दिया है, तो वी विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस नाउ। सेक्शन 69 में अब इन्होंने कहा है कि अगर शादी का झांसा दिया या जॉब का झांसा दिया या प्रमोशन का झांसा दिया और उसके बाद नहीं या तो जॉब लगवाई तो क्राइम हो गया। 376 के एम्बिट से उसको बाहर निकालने का, बट अब उसका क्या इंटरप्रिटेशंस होते हैं, क्योंकि कोर्ट में अभी इट्स अ न्यू लॉ। मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं जिस तरह से इन चीज़ों को देखती हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इस लॉ को बहुत अपोज किया था और हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट भी किए थे, हम लोगों ने पिटिशंस भी फाइल करी, MP से भी मिले, बहुत एफर्ट लगाया था हमने सेक्शन 69 के ऊपर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हमारे को पता चला कि दिस इज़ ब्रेन चाइल्ड ऑफ समबडी वेरी वेरी सीनियर in the government, and he doesn't want to, nothing will happen, you can outrage as much as you want, and the reason for that was the intent behind this section was to tackle love jihad. वो जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी महिला को, but that is fraud. See, इसमें मैं मानता हूँ, अगर आप but आप अब समझो ना इश्करन, एक यूपी में लव जिहाद के खिलाफ लॉ आ गया, नेशनल लेवल पे लव जिहाद के खिलाफ कुछ नहीं है। Let me answer this. मेरे हिसाब से लीगली में बात करूँ, अगर आप किसी को अपनी आइडेंटिटी छुपा के मिलते हो, ठीक है, मैं अपना नाम इश्करन की जगह कुछ और रखता हूँ, अपना रिलीजन चेंज करता हूँ, अपना सब कुछ छुपाता हूँ, बेसिक आइडेंटिटी, तो वो बाय इंसेप्शन माय इंटेंट इज फ्रॉडुलेंट। यस, जो हम जब बात करें ना कि मुझे अपना नाम छुपाने की जरूरत क्या है। चलो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम मेरे जैसे आदमी का तो आप सब कुछ ही देख सकते हैं, आपके जैसे का सब कुछ ही देख सकते हैं, बट आई एम सेइंग इवन अ नॉर्मल पर्सन जो 20-22 साल का है, उसका भी एक फेसबुक अकाउंट होता है। मैं जैसे रेड फ्लैग्स की लोग बात करते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगर किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। सब लोग लेकिन नहीं मानते हैं इस चीज को। मैसिव रेड फ्लैग मानता हूं। मुझे भी लगता है, अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस ही नहीं है तो आपको डर लगता है कि कोई आपके फ्रेंड से बात ना करे। सही बात है, सही बात। आपके स्कूल में किसी से बात ना करे, या आपका स्कूल ही नहीं है। हाँ, सही बात है। तुम, इट्स माय रूल ऑफ थंब। नो एब्सोल्युटली। पीपल विदाउट प्रेजेंस, वो प्राइवेट अकाउंट समझ आता है, ये आता है कि आपकी एजुकेशन का कॉलेज समझ आता है ना, और जो या फिर वो लोग जो नंबर अपना हर 3 महीने, मतलब आज के टाइम पे तो ट्रक ड्राइवर्स के भी फेसबुक अकाउंट्स है। एवरीबॉडी राइट, एवरीबॉडी, इंटरनेट हैज पेनिट्रेटेड एवरीवेयर। यस, तो अगर आपका नहीं है, या तो आप बिल्कुल ही डेली वेज लेबर हैं, उसमें भी उनके फोन हमसे हर ऑफिस के वाईफाई के अंदर जुड़ा होता है, करेक्ट, तो उनका कौन सा फोन नहीं है। करेक्ट। तो दूसरा रेड फ्लैग जो मैंने देखा है कि जो लोग हर 3 महीने बाद अपना फोन नंबर बदलते हैं 6 महीने बाद बदलते हैं, ठीक है। तो मैं तो ऐसे किसी को जोक कर रहा था कि भाई जिसका 10, 15, 20 साल से नंबर सेम है ना, वो बहुत ठीक आदमी है, ठीक इंसान है, ठीक लेडी है, ठीक है, सही बात है, उसको नंबर नहीं बदलना पड़ रहा, करेक्ट, उसको अपनी आईडी नहीं बदलनी पड़ रही। ट्रू, तो ये चीजें आज के जमाने में, ये जैसे आपने बोला भी, जब डेटिंग की बात कर रहे हैं, देखो लव जिहाद, अगर आप फ्रॉड भी इंसेप्शन से फ्रॉड होता है तो क्या चीटिंग में जाते ना? चीटिंग का कितना सजा होता है? नहीं, मैं थोड़ा डिफरेंट बोलूंगा। देखो मुझे लगता है सेक्शन 69 में लास्ट में यही है, मतलब शादी का झांसा, जॉब का झांसा, प्रमोशन का झांसा, या फिर आइडेंटिटी चेंज करके अगर किसी महिला के साथ आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। मुझे लगता है वो जो 4th लिम्ब है ना, बेसिकली उसको क्रिमिनलाइज करना चाहते थे ये। तो उसको सिंप्लिसिटी भी कर सकते हो भाई, आउटरेज हो जाती है ना कि आप किसी रिलीजन को टारगेट कर रहे हो, समझ रहे हो, जैसे होती है हमेशा कोई विदाउट हमने तो देखा है इश्करन कितनी आउटरेज हो जाती है। नहीं, बट व्हाई आर यू प्रिज्यूमिंग कि एक ही रिलीजन के लोग अपना रिलीजन चेंज करके छुपा रहे हैं? बट लव जिहाद तो फिर अगर जो गलत, लॉ इज न्यूट्रल, लॉ की लैंग्वेज में कोई रिलीजन नहीं है। मैं फाइनल पॉइंट बोल रहा हूँ, लॉ की लैंग्वेज में नहीं है। अगर कोई
10 केसेस एक तरह के निकलते हैं, तो वो जो कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है। Yes, absolutely. लॉ इज नॉट टारगेटिंग No, absolutely, absolutely. लॉ इज सेइंग कि अगर आप अपना नाम चेंज करते हैं, अपना धर्म चेंज करते हैं, अपनी आईडी चेंज करते हैं, वो सब क्राइम है, राइट? बट ज्यादातर जो मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज्यादा इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो वो एक सर्टेन सेक्ट के आ रहे थे, तो मुझे ये मेरा ओपिनियन है। बहुत तो गॉसिप भी होती है ना कि रीजन क्या लॉ के पीछे, हाउ डज एनीबॉडी नो? मुझे ये लगता है कि ये प्रेडोमिनेंट रीजन है। इन्होंने एक बिल्कुल अलग से ही सेक्शन बना दिया, बट इनका मेन टारगेट वो था कि आप उसको क्रिमिनलाइज कर दो और 10 साल तक की सजा कर दो, बिकॉज उस चीज को खत्म करना है आपको। उसमें इन्होंने शादी, जॉब, प्रमोशन सबको अंदर डाल दिया। ज्यादा मेरा व्यू थोड़ा ये है कि शायद एक साथ आप इसको ब्रीच ऑफ प्रॉमिस को, नो मैटर हाउ सिली इट इज इन टुडेज वर्ल्ड, आप नहीं निकाल पाते, बहुत बड़ा एक आउटरीच होता, और ग्रेजुअली आप उसको 376 के एम्बिट से तो बाहर ला रहे हैं। एक ऑफेंस को आप सेपरेट कर रहे हैं ना, अदरवाइज वो 376 का इंटीग्रल पार्ट बन चुका, 50% पार्ट बन चुका है। तो वो उस इंटीग्रल पार्ट से अब जैसे डाटा आएगा 376 का, ये कैटेगरी नहीं आएगी। हाँ, नहीं, बट अगेन जो मैंने आपको बोला इश्करन की, अब ऐसा हो रहा है कि 376 भी है और सेक्शन 69 भी है। वो जजमेंट इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है ना। हाँ, अभी वो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड। बट मुझे लगता है कि आप और वाटर्स को मर्की करे जा रहे हो। जहाँ पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, वहां पे आप रेप का चार्ज नहीं लगा सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, ideally governance is not ideal. Yeah, I know. Ideally, I know. See, you're speaking from an activist position, Yeah. and I'm agreeing with your position. Yeah. But तब भी मैं बोल रहा हूँ challenges of governance ही हैं। जैसे अभी अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे रणवीर अलाहाबादिया पॉडकास्ट की, राइट? कि क्या लेवल ऑफ जोक्स हैं जिसमें आप पेरेंट्स को वॉकिंग करके बोल रहे हो, एंड आपका एक इंटरेस्टिंग टेक है उस पर कि हो गया बस, कोई जोक ही है, राइट? जो आप बोल रहे थे जोक ही है, जबकि मेरा है कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए, बट अगर आप कुछ भी रेड लाइन नहीं देखोगे, केस भी नहीं करोगे, तो फिर तो सेक्शन को स्ट्राइक डाउन करो आप। क्योंकि अगर ये ऑब्सेनिटी नहीं है तो फिर कुछ भी ऑब्सेनिटी नहीं है ना, फिर तो ये सेक्शन को उड़ा दो। करेक्ट, पर वो नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, हम दिल्ली में बैठ के बहुत अर्बन वोक व्यू ले सकते हैं। वो भी दिल्ली में हम सिर्फ कहने को ले सकते हैं, है नहीं इतना। डिपेंड्स ऑन जनरेशन। सी, लॉ इज मेंट फॉर पीपल यंगर देन मी, पीपल ओल्डर देन मी। No, that is why a lot of people justify ये भी, शादी का झांसा भी। मतलब मैं तो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, बट मेरे खुद के जब मैं इस तरह के केसेस शेयर करती हूँ तो लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम ये कोई मतलब है कि 2 साल से उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में था और उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया और उस वजह से उसने बोल दिया हाँ मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, तो इस बंदे को जेल होनी चाहिए, यू नो। तो और जब लड़की मना करती है तब क्या होना चाहिए? तो कुछ नहीं। आजकल मोर ऑफन जो देख रहे हैं हम समाज में, ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेस, दिस वेरी ऑफन गर्ल्स आर सेइंग नो। या एब्सोल्युटली। अब वो नहीं रहा कि गाय से या गर्ल को लगता है कि मैंने 2 साल इससे निकाल दिए तो मुझे शादी इसी से करनी है। एब्सोल्युटली। बहुत वो सोसाइटल चेंज बात कर रहा हूँ, लीगल चेंज नहीं है वो। बट मुझे याद आता है इश्करन, मेरा कजन ब्रदर है, से काफी छोटा है, वो मुझे बोलता था एक बार हमारी कॉन्वर्जेशन, उसने बोला दीदी मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे लड़के होते हैं जो लड़की को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा। ऐसे होते हैं लड़के। मैंने कहा भाई आई एम अग्रीइंग, ऐसे होते होंगे लड़के, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़की में भी तो अपनी कुछ दिमाग तो होगा ना, वो भी तो कुछ सोचेगी उस इंसान के साथ। अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें यहाँ पे एक बंदी ने बोल दिया कि 2 दिन पहले मैं मिली हूँ और 2 दिन में उसने मुझे शादी का बोल दिया, और तीसरे दिन अगर आप उसके साथ होटल में जा रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसने आपको बेवकूफ बनाया। दूसरा उसमें ना ये भी है एज एंड एजुकेशन। यस, एज, एजुकेशन। 18, 19, 20 के हो तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, अगर आप उसको सपोर्ट करना चाहो तो मैं फिर भी उस जोन में है कि पीपल कैन बी स्वेड। अगर आप 19 के हो, सपोजिंग द गाय इज 30, कुछ भी मैं तो लॉ इतना फाइन ट्यून नहीं कर सकते आप पेपर पे, बट एज अ सोसाइटी मे बी लड़की इज यंग, नॉट अवेयर, 19, 20, बट आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू कॉलेज, लेट्स से 23, 24, 25, उसके बाद आप तो बोल रहे 40, 50 ईयर, पर वो लॉ की प्रॉब्लम क्या है, लॉ इतना केस बाय केस स्पेसिफिक नहीं हो सकता, तो जो उसको डिफेंड करते हैं। पर ये क्या जो आप नया आया एक्सटॉर्शन में, आप कितना इसको देख रहे हैं कि ये डेटिंग साइट्स जो शुरू हो गई आजकल, तो हर सोशल मीडिया साइट डेटिंग साइट है एक्चुअली, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट,
टू द एक्सटेंट जैसे आपने बोला, मैंने अपने यंगर ब्रदर को बोला क्योंकि अपन व्यूज डालते हैं कि मेरा स्नैपचैट अकाउंट खोल दे, मैं उस पे वीडियोस पोस्ट करूंगा। तो नहीं आपको नहीं सूट करेगा। क्या हो गया भाई, आई एम नॉट ऑन स्नैपचैट, आई एम नॉट ऑन स्नैपचैट। तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं सूट करेगा। मुझे लगा कि जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं स्नैपचैट पे डाल दूंगा। नहीं आपको नहीं सूट करेगा। तो क्या हो गया, अरे नहीं सूट करेगा आपको, छोड़ो आपको। स्नैपचैट एक दूसरी दुनिया है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा क्या हो गया भाई, स्नैपचैट में ऐसा क्या है? ए भैया छोड़ो ना आप, अब छोड़ो। स्नैपचैट Then I got very curious obviously. Snapchat doesn't leave traces, हाँ, right? उसने बोला So it's basically it's a essentially dating used, site. yeah, it's essentially used by people who do not want to leave traces. तो मैंने क्या बोला, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, फोन नंबर चेंज करते हैं, और उसने तो ज्यादा कलरफुल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया मुझे, नॉट पॉडकास्ट लैंग्वेज, कि आपको क्यों स्नैपचैट पे नहीं होना चाहिए। डेटिंग ऐप से आज के टाइम पे बहुत एक्सटॉर्शन हो रहा है। हाँ। एक्सटॉर्शन तो नहीं बोलूंगी मैं उसको, बेसिकली क्या बोलोगे स्कैमिंग, उसको? स्कैम। क्या स्कैम हो रहा है एग्जैक्टली आपके हिसाब से? एक एग्जांपल लेते हुए, क्या जैसे ये जो हमने किया वो तो मुझे पता है स्कैम्स, जो अभी न्यू एज स्कैम्स हो रहे हैं, आपके हिसाब से क्या एक दो सबसे ज्यादा, कि लोगों को कुछ अवेयरनेस भी हो, कान में पड़े तो लोग नहीं बच भी जाते ये हैं। सिर्फ, और ये मैं बताती हूँ इश्करन, ये सिर्फ डेटिंग एप्स के थ्रू नहीं हो रहा है, ये बहुत मैसिव लेवल पे हो रहा है, एंड यूजिंग एनी इंटरनेट प्लेटफॉर्म हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेटिंग एप्स, एनीवेयर वेयर अ मैन एंड अ वुमन कैन मीट, वहां से हो रहा है। ब्रॉडली डेटिंग Broadly मैं मैं सबको जोड़ रहा हूँ, हाँ। सोशल मीडिया एप्स वेयर यू कैन इनबॉक्स पीपल, वुमन, एंड in fact I will include LGBTQ also community in this, क्योंकि उनके साथ भी हो रहा है, ग्राइंडर के थ्रू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे एक आदमी, अभी परसों का ही एक मैं केस पढ़ रही थी जिसमें एक आदमी को ही मेट अनदर मैन थ्रू वन ऑफ दीज डेटिंग एप्स, और उसने उसको बुलाया मिलने के लिए, और उसको बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली असॉल्ट किया गया, बहुत ज़्यादा ब्रूटली, या और उससे 1.5 लाख रुपए ले लिए गए, और उसके बाद उसको फेंक दिया गया। ये तो एक्सट्रीम केस हो गया जहाँ पे फिजिकल वायलेंस हो गई, एंड ही कुड गो एंड फाइल एन FIR। बट एक बेसिक लेवल पे मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जो कैफे स्कैम्स है, डेटिंग ऐप कैफे स्कैम्स, उसमें एक लड़की होती है, ओके, सो यू विल मीट समवन ऑन द डेटिंग ऐप, ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो लड़की बोलेगी कि आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसके आसपास हम लोग किसी कैफे या फिर किसी क्लब में चलेंगे, एंड वी विल चिल। तो बंदा बोलता है ठीक है, तो उस जगह का नाम नहीं बताती वो एग्जैक्टली, बोलेगी इस मेट्रो स्टेशन पे आ जाओ, इस मॉल पे आ जाओ, ऐसे ऐसे बोलेगी, और फिर वहाँ पे बंदा पहुँच जाएगा तो बोलेगी कि हम यहाँ पे जाते हैं, आई हर्ड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। नाउ शी हैज़ अ टाई अप विद दैट प्लेस। वो बंदी उस कैफे में जाके बैठेगी या उस क्लब में जाके बैठेगी, शी विल ऑर्डर 7-8 ड्रिंक्स, जहाँ इस बंदे के पास मेन्यू नहीं दिया जाएगा, वो बंदी खुद ही ऑर्डर करेगी, इससे पूछ लेगी बहुत ही क्यूटी लैंग्वेज में कि आप क्या पियोगे, और अपना खुद ऑर्डर कर देगी। जो बारटेंडर है वो भी उससे मिला हुआ है, जो क्लब है वो भी उससे मिला हुआ है, बंदी इज बेसिकली हायर्ड बाय देम। दिमाग है लोगों में। ओह एब्सोल्युटली। और उसके बाद ये उसका बिल बिठवा देगी एनीवेयर फ्रॉम 20,000 टू 80,000। साथ में बोलेगी मेरा आज बर्थडे है, यू नो, और यू नो व्हाई डोंट वी यूज द फायर गन, ठीक है। वो फायर गन का प्राइस होता है 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, वो मेनू में लिखा नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे करके 45 मिनट्स में उस बंदे की चट्टी लगा देगी बहुत अच्छी तरह, और उसके बाद बोलेगी कि मुझे घर से फोन आ रहा है, मेरे मम्मी को कुछ हो गया है, मेरा भाई मेरे को लेने आ रहा है। 45 मिनट्स में शी विल go from there, and the bouncers will come and will ask this guy to pay. If he doesn't pay, the guy can be beaten up also, the guy can be assaulted also, or the guy can be threatened also कि वो तेरे ऊपर केस लगा देगी। तो all of these things can happen। ये तो हो गया जहाँ पे एक बंदे को आप एक सर्टेन जगह पे बुलाते हो, पब्लिक प्लेस पे बनाते हो, कैफे पब स्कैम हो गया। अनदर विच इज रैम्पेंट, एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही नाइव लोग, जो बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा स्केल पे हो रहा है, जहाँ पे या तो वो लेडी उनके साथ एक बहुत ही क्यूट स्वीट चैट करना शुरू कर देगी, समवेयर कंपेल दैट मैन टू यू नो बी शर्टलेस और समथिंग लाइक दैट, और उसकी वीडियोस बना लेंगे, और उसके बाद उनसे लाखों रुपए ले लेंगे। मतलब बच्चे परिवार वाला लोनली इंसान जिसके घबरा जाता है, अभी इस एज में उसके पास इतने कोई दोस्त नहीं है, वो उस तरह की थोड़ी सी डिजायर्स हैं, तो वो फोन पे उसने ऐसा कर लिया, तो फिर उसको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। दूसरा बहुत सारे
छोटे जगहों पे हम लोग इस तरह केसेस देख रहे हैं, इश्क ये वाले जो आप second बोल जो रहे मैं हो। बता रही हूँ, नहीं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। मैंने हरियाणा के छोटी छोटी जगहों में, गाँव में इस तरह के न्यूज़पेपर्स में जो है केसेस पढ़े हैं, जहाँ पे लेडी जो है मिस्ड कॉल देगी या उसको फ़ोन करेगी, किसी तरह से बताएगी मेरा नाम ये है, वो है, फलाना धमकाना, किसी तरह की कोजी टॉक होगी, उसको बुला लेगी अपने घर पे। वो बंदा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाते ही सारा का सारा गैंग आ जाएगा, उसको टाई अप कर देंगे, उसके कपड़े उतार देंगे, उसकी वीडियो बना लेंगे और उससे फिर निकलवाएंगे जितना भी निकलवा सकते हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बंदे की ज़मीन बिक गई, लाखों रुपए। आपने देखा है, डील किया केस से नो 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 नो, दीज आर नॉट केसेस दैट आई हैव डेल्ट विद, बट दीज आर केसेस जहाँ पे बाद में ऐसे गैंग्स का अरेस्ट हो गया। जब उस बंदे ने, जब बहुत ज्यादा एक्सटॉर्ट हो गया वो बंदा, तो उसने फिर एफआईआर दर्ज करवाई, फिर इस गैंग का जो है अरेस्ट हुआ। ऐसे हरियाणा में बहुत सारे केसेस हैं कि आपको घर बुला के बंधक बना के बेसिकली आपकी इनअप्रोप्रिएट वीडियो शूट करके। यस। तो बहुत ही टाइप के, मतलब इंटरपर्सनल मैं बोल दूं या डेटिंग बोल दूं या बेनिफिशियल, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बोल दूं, मतलब इसके नाम पे इतना ज़्यादा एक्सटॉर्शन हो रहा है, इतना ज़्यादा एक्सटॉर्शन हो रहा है, और लोग पैसा दे देते हैं क्योंकि सब लोगों को डर लगता है कि लेडी है, अगर पैसे नहीं दिए तो एक्सटॉर्शन का, सॉरी, रेप का केस लगा देगी या मॉलेस्टेशन का केस लगा देगी। बट इसमें तो आप देखो, आपने 3 कैटेगरीज डाल दी ना, जैसे अभी कैफे, दिस फोटो वीडियो कॉल्स, कमिंग टू द प्लेस, बट अगर डेटरेंट इफेक्ट नहीं है तो for lot of people it is way more money you can make by hard work, by working, absolutely, और वो एक इनबिल्ट लॉजिक है फिर। yes, और उस लॉजिक से आप जितनी मर्जी मॉरल प्रीचिंग कर लो, यहाँ पे सोसाइटी में क्राइम तो हमेशा रहा ना। अगर आप स्मगलिंग भी रही है, डेकॉइटी भी रही है, तो ये नई कैटेगरी ऑफ बाय लीगल फ्रेमवर्क, जिस तरह आप बता रहे हो, एक लीगल फ्रेमवर्क ने न्यू कैटेगरी ऑफ क्राइम इनेबल कर दिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मैंने जितने भी खासकर सीरियल रेप केस, फाइलर्स वाले केस किए हैं, वहाँ पे मनी हैज़ ऑलवेज बीन एन एलिमेंट। अभी मैं एक केस में एक बंदे को मदद कर रही हूँ, कॉलेज गोइंग किड्स, द गर्ल टेक्स फैंसी टू द बॉय एंड द गर्ल टेल्स हिम कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। द बॉय सेज कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। परसिस्ट्स कि तुम मेरे को, तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, ये है वो है। द गाय सेज नो। उसके बाद एक दिन उसको बोलती है कि तुम मेरे से मिलने आ जाओ और आई जस्ट वांट टू हैव अ लास्ट कॉन्वर्जेशन विद यू, ठीक है। वो मिलने चला जाता है आउट ऑफ पिटी उस बंदी से। उस दिन की इंसिडेंट दिखा के, जबकि वो लोग एक पब्लिक प्लेस में मिले हैं, लेकिन यही एलिगेशन लगा के कि गाड़ी में किया, ये सब, मतलब कुछ भी झूठ। देन शी सेज कि या तो तू मुझे पैसे दे दे, और कॉलेज के अंदर शुरू हो गया ना, कॉलेज के बाद, मतलब वो पास आउट हो गए थे उसके बाद। तो वो बोलती है तो तू मुझे पैसे दे दे, और नहीं तो मैं तेरे ऊपर रेप की केस डाल रही हूँ। द अमाउंट शी इज आस्किंग, कैन यू इमेजिन? 60 crores। 60 crores 60 crores। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। Is the guy superbly rich or the No, girl I has no don't conception know. of money? I don't know. 60 crores. I don't even know where that figure is coming from. And now the guy has obviously filed an extortion case on her as well. But उसके ऊपर तो रेप केस लगा ही हुआ है। या कोई टेंशन नहीं है। एक और केस आपको बताती हूँ। इसमें डेटिंग ऐप से ये बंदा मिला है, आर्मी ऑफिसर है, डेटिंग ऐप से मिला एक बंदी से, 5-6 महीने इनकी रिलेशनशिप चलती है। अब बीच में कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। I don't know if I can speak it on the camera or not, but I don't think so. There is any no, I'm not taking names. STD हो जाता है उनमें से एक को, दोनों को, और फिर उसके बाद दोनों लड़ते हैं कि तुमने मुझे दिया है, तुमने मुझे दिया है, और कोई बहुत सीरियस STD नहीं है, ठीक है। 190 रुपए की ऑइंटमेंट आती है जिससे वो हील हो सकता है, ठीक है। मैंने ये क्यों देखा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहुत डीप स्टडी करी आपने। मैं बताती हूँ आपको। मैंने जब STD, so my team gave me the case that this you have to talk to this person and he is extremely you know he is crying and बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो केस हिस्ट्री भेजी उसमें STD वर्ड लिखा था। मैंने कहा शिट, HIV हो गया यार बंदे को, मतलब दिस इज सो, हो सकता है। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, HIV नहीं है, बेसिकली वो सम माइनर थिंग है। तो
इसके बाद इस बंदे ने उसको मिलना बंद कर दिया, इनका लड़ाई झगड़ा हो गया बहुत ज़्यादा। बंदी बोलती है या तो मुझसे शादी कर ले, नहीं तो मैं तेरे ऊपर रेप केस फाइल करूँगी, और नहीं तो ऐसे ही उससे भी करोड़ों रुपए मांगे हैं। तो उसने पूछा कि मैं करोड़ों रुपए तुम्हारे को क्यों दूं? तो कह रही है फॉर द इमोशनल ट्रॉमा दैट यू हैव पुट मी थ्रू फॉर गिविंग मी एन एसटीडी। तब मैंने सर्च किया गूगल पे कि भाई उसकी ट्रीटमेंट का कितना पैसा लगता है, तो 200 रुपए की अपॉइंटमेंट थी। बट दैट मैन इज सो, how do you prove who gave it to whom? Yeah. Unless a medical test. No, are but done or I was responding to the screenshot thing. वो बंदी प्रॉपर लिख रही है उसको Deterrent कि effect इतना, नहीं- हाँ, deterrent कि effect तुम नहीं है। तुम्हारे को मैं इतना पैसा इसलिए मांग रही हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू एन इमोशनल ट्रॉमा। Practically in your experience, क्या precautions हैं जो लोग ले सकते हैं? If you talk to your family, right, girl or a boy, girl precautions तो शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले 100 साल से डिस्कस कर रहे हैं, right? Yeah. What are the, if obviously you should speak on the girl precautions also, but what are the precautions you feel जो boys को लेने चाहिए या men को लेने चाहिए आपके हिसाब से, जो दिक्कत के बाद, लड़ाई के बाद, प्रोसेस के बाद you at least can prove your case? क्योंकि एक बार एफआईआर होना तो कोई नहीं रोक सकता, मोटा मोटा जितने मर्जी प्रिकॉशन लिए हो, राइट? Yes. लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉइंट। अगर आपकी किस्मत खराब है, यू मेट द रॉन्ग पर्सन, यू आर गोइंग टू हैव ट्रबल। बियॉन्ड दैट, व्हाट एज पर यू आर द प्रिकॉशंस समबडी कैन टेक, क्योंकि जो आपने अलग पुलिसिंग, अलग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है? मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उस कम्युनिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर कम्युनिकेशन? अगर आप खासकर किसी इंसान से मिल रहे हैं एंड यू आर नॉट श्योर ऑफ द पर्सन बैकग्राउंड या कहाँ से दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, या एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं हुआ है एंड यू डिसाइड टू गेट इन टू अ सेक्शुअल रिलेशनशिप, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज मैन टू at least have some discussion on WhatsApp about that. Set your boundaries, whether the woman is fine to have sexual relationship or not. Set your boundaries, say that, you know, I hope we understand that this relationship can either become a serious relationship tomorrow or can also not. So it, you know, there are no considerations for marriage here. एटलीस्ट वो एक व्हाट्सएप चैट अगर आपकी 50% तो कवर कर देते हो ना, जहां आपने हाँ, मैरिज का नहीं, आपने मैरिज का क्लियरली उसको बोल दिया कि मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, yes, इसलिए आप बोल रहे हो। करेक्ट, मुझे लगता है चैट में ये एस्टैब्लिश कर दो बहुत कि आप जरूरी है, वैक्यूम ना छोड़ दो। यस, एग्जैक्टली। उसके बाद अगर वो इंसान आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, आई थिंक दिस कैन सर्व एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ टू गेट यू एन एंटिसिपेटरी बेल। और आज के टाइम पे रेप केसेस में एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट्स दे रही हैं। हाँ, बट इम्प्रूव्ड अ लॉट ओवर द, मैं तो करता नहीं केसेस ये, बट इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई हियर। यस, उसके अलावा आई थिंक प्रिकॉशंस जो ले सकता है वो इंसान, वो यही ले सकता है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी थ्रेट या स्लाइट आपको लगता है कि रेड फ्लैग है बंदी में एंड शी कैन कंप्लीटली गो हेवायर। व्हाट आर रेड फ्लैग्स? एग्जैक्टली पॉइंट ये धमकियां, अच्छा, सुसाइड कर लूंगी, अगर तुम रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करोगे तो सुसाइड कर लूंगी, अगर तुम रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करोगे तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे बारे में सब कुछ बदनामी करना शुरू कर देना, या फिर ये धमकियां देना शुरू कर देना कि मैं केस फाइल कर दूंगी। मतलब एनीथिंग दैट इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। सी समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई लड़की है वो एक डिफरेंट टैंजेंट पे होगी रिलेशनशिप में, लड़का एक डिफरेंट टैंजेंट पे होगा, बट टू मैच्योर पीपल कैन टॉक इट आउट। धमकियां जहाँ पे शुरू हो जाएं, दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग। और धमकियां इज नॉट जस्ट उसको इनोसेंट धमकी या जैसे बोलते हैं पैशनेट है, गुस्सा आ गया, इनोसेंट धमकी है, बट आप मान रहे हो कि आपके एक्सपीरियंस में कि एंगर ऑफ अ सर्टेन टाइप, ये मैं तेरे दोस्तों को बोल दूंगी, ये इज अ बिग वार्निंग साइन जिस पे आदमी को रिकंसिडर करना चाहिए क्या हो रहा है। आई पर्सनली थिंक सो, यस, क्योंकि सी कभी कभार होता है कि गुस्से में कुछ बोल देता है इंसान, बट देन बहुत कुछ सारी चीजें बोल सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह का थ्रेट देके आप किसी इंसान से रिलेशनशिप कंटिन्यू करवा रहे हो तो वो वहाँ से और डिटीरियोरेट ही होगा, ज़्यादा बेटर हो जाए, मैंने बहुत कम सिचुएशंस में देखा है। और सुसाइड के थ्रेट्स मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता अगर उस इंसान ने ऐसा कुछ कर लिया तो आपकी लाइफ तो जो है
पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। Destroy. सो No doubt. ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मुझे लगता है। और इन सारी की सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है ईश्वरन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आजकल के बिगेस्ट इज के अपना जो चैट है उसको बहुत क्लियरली डिफाइन करो कि आप कुछ मैरिज प्रॉमिस नहीं कर रहे या कुछ आप और क्या चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे। सी एक तो मैं marriage हो गया। सी अगेन मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है, जितने केसेस मैंने हैंडल करे हैं उसी से आता है, या जितनी जजमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं उसी से आता है। हम लोग तो ज़्यादातर यही देखते हैं कि जहाँ पे पुरुषों को रिलीफ मिला वो इसी तरह की चैट्स की वजह से, इसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मिला। या फिर अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं, इंश्योर दैट शी इज़ राइटिंग हर नेम, इंश्योर शी इज़ गिविंग हर सिग्नेचर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ही ने अपना सिर्फ नाम लिखा है, वहाँ पे किसी और का नहीं है, क्योंकि वो भी अगर उसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे उसने साइन किया है, उसका नाम रजिस्टर्ड है, वो अपनी कंसेंट से जा रही है। हाँ, अब वो तो खैर वो तो आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, वो तो सीसीटीवी फुटेज में पता चलेगा। अगर इन केस हुआ तो डॉक्यूमेंट कर रही है, आईडी दे रही है, तो ऑब्वियसली यू आर इन योर सेंसेस। मतलब कभी कभार होता है कि बहुत सारे लोग चले जाते हैं होटल में, कोई एक ही इंसान रजिस्ट्रेशन कर देता है, दूसरा इंसान नहीं कर देता। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप एक ही बंदा करता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप इस नए से रिलेशनशिप में हैं, आपको किसी भी तरह का हेजिटेशन है, इंश्योर कि आप इस तरह का दूसरा इंसान भी जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करें। तो इस तरह के जो फैक्ट्स जब आ जाते हैं तो केसेस में रिलीफ मिलता हमने लोगों को देखा है। बट at the end of the day, Ishkaran, if we talk about the numbers are much lesser. The population is much huge. तो बहुत सारे मतलब रेप केसेस कितने होते हैं इंडिया में, है ना? पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें कि कितने लोग इस तरह के झूठे केसेस का शिकार हो रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन की कंपैरेटिव में बहुत कम है। बट ये नहीं, एक्चुअली बहुत सारे लड़के पूछते हैं ना कि one person going through agony is one person too much for a wrong case. Why are the rapes laws there? Because एक भी लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए ना, अदरवाइज तो पूरे इंसिडेंसेस ही बहुत कम होंगे। नो, आई वाज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि लड़के बोलते हैं कि मैम ऐसे कैसे हम लोग चैट कर लें, मैम सब लड़कियां ऐसे थोड़ी ना करती हैं, मैम कितने लड़कों के साथ ऐसे होता है, मैम हमको डर लगने लगा है। आपकी बात सुनो आई नो तो मैं फिर लोगों को यही बोलती हूँ कि देखो भाई, डर के तो रहने का कोई फायदा नहीं है। हर लड़की बुरी नहीं होती है, हर लड़की कोई स्कैमर या एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं होती है, लेकिन आपकी किस्मत है अगर आप इस तरह की लड़की के पल्ले पड़ जाए तो क्या करोगे? तो वो तो देखो, मैं जो लोग बहुत डरते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि व्हाई फोकस ऑन ओनली सेक्सुअल लॉस। आपको गलत टेनेंट मिल जाए ना, हाँ, आपके पसीने निकालता है उसके अंदर, वो एक गलत आपको किराएदार मिल जाए, वो कौन सी, या कोई एक गलत प्रॉपर्टी डीलर मिल जाए कि आपको 3 जगह प्रॉपर्टी बिकी हुई है, या गलत बिल्डर मिल जाए, तो वो तो लाइफ है कि अगर आपको गलत लोग मिले, आपकी किस्मत में गलत लोगों का आना है, तो आपकी सारी उम्र की सेविंग्स, आई हैव सीन टेरेबल केसेस, क्योंकि वी डू लॉट ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन, टेरेबल केसेस, लोगों की सारी उम्र का रिटायरमेंट फंड है, पैसा लगा दिया, बिल्डर 2 साल जेल चला जाता है, 3 साल जेल चला जाता है, ये भी कर दिया, आपका पैसा तो वापस नहीं आया। उसको 3 साल जेल भेज के उसको क्या फर्क पड़ा, उसने बहुत पैसा साइफन ऑफ कर दिया है, और 3 साल बाद तो बेल मिल ही जानी है उसको, ट्रायल चलती रहनी है, 4 साल बाद में एग्रीजियस केसेस बोल रहा हूँ, मिल जानी है। पर हमने ये कर लिया मैरिटल में, थोड़ा सोसाइटी बना देता है। बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन या सेक्सुअल ऑफेंसेस का अगर आपके ऊपर एलिगेशन लग जाए ना ईश्वरन, तो उसका सोसाइटल पर्सपेक्टिव या सोसाइटल इम्प्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट है। क्या स्पिल ओवर इफेक्ट है आपके हिसाब से? क्या सबसे जो आपने एक्सपीरियंस किया है, पर्सन जो फेक केस फील कर रहा है, उसकी साइकी पे आपको, या उसकी सोसाइटल स्टैंडिंग में आपको, कि जैसे आपने बोला, बहुत वैलिड पॉइंट है, मेरा प्रॉपर्टी में केस है, सब मुझे बेचारा बोलेंगे, कि मैं बेचारे का पैसा मर गया, गलत हो गया सर। इस केसेस में आपके हिसाब से क्या स्पिल ओवर इफेक्ट है बियॉन्ड द लॉ? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एक बहुत ही जेंटलमैनली इंसान है, वो एक्टर हैं और बहुत ही पॉपुलर नेम है। उनके केस में जब उनको एंटिसिपेटरी बेल मिली, पहली बात तो वो 1 महीने जेल में रहे रेप के केस में। एंटिसिपेटरी कैसे हुई? तो सॉरी, नहीं एंटिसिपेटरी नहीं, उनकी जो बेल का ऑर्डर है वो बताती हूँ। 1 महीने वो जेल में रहे। वही शादी का झांसा वाला केस है, डेटिंग ऐप से एक महिला से मिले थे, उसने केस लगा दिया क्योंकि वो ऑब्सेस्ड थी उनके लिए। एक्टर है, जेल भी रह के आया है। हाँ, नाम ही वो एक्टर में क्या हेड? नहीं, अरे भाई वो बंदी, मतलब वो आधी से ज्यादा दुनिया के ऊपर उसने डेफेमेशन केस कर रखे हैं।
तो मेरे ऊपर एक और आ जाएगा, तो मुझे नाम ही नहीं लेना उसका। Have you, sorry to interrupt you, have you faced a defamation case? Oh, of course. अच्छा, क्या face किया? I have faced. Let me come back to this. No, I have been implicated in a false FIR in Jaipur. I have been क्या implicated. case? 228 है, ठीक है, नेमिंग द रेप विक्टिम हु इज नॉट अ रेप विक्टिम, बट वो क्लोज हो गया। A woman has tried to implicate me in an FIR in Jabalpur. That's scary. You're There's a risking woman, your, there's a woman who filed an FIR against me in Lucknow, alleging कि मेरा उसके हस्बैंड के साथ अफेयर। अरे भाई, मैं उस बंदे के साथ कभी मिली भी नहीं हूँ, ठीक है, बट खत्म हो जाते हैं मेरे केसेस क्योंकि झूठे होते हैं और उनको भी पता है कि भैया पब्लिक प्रोफाइल है, तो ऐसे ही नहीं आप इसको इम्प्लीकेट कर सकते। बट राइट नाउ आई एम फेसिंग अ डेफेमेशन केस इन दिल्ली हाई कोर्ट। सीरियल ऑफेंडर ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग टू अ डेंजरस मास्टरमाइंड क्रिमिनल, ऑल इंडिया, बट ऑल इंडिया, नो, जयपुर, लखनऊ, मध्य प्रदेश, पता नहीं कहाँ केसेस पर्चे कटे हुए हैं आपके। some people आप भी रैप सॉन्ग गा दो, पूरे देश में पर्चे कटे मेरे हैं। Some people tell me कि दीपिका तुम्हारे को कुछ ना कुछ तो अपने साथ प्रोटेक्शन रखनी चाहिए, ये सारी की सारी लड़कियां किससे तुम्हारे को टपकवा देंगी। मजाक अपनी जगह है, इतनी सारी जगहों पे अगर कंप्लेंट्स हो रही हैं, इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर it is but I'll come back to that question. तो this actor was in jail for 1 month and he was accused of rape on false promise of marriage by a woman he met on a dating app. He had filed complaint against her 3 times कि ये बंदी मेरे को स्टॉक कर रही है, बंदी मेरे को फोर्स कर रही है, ये बंदी मेरे को टॉर्चर कर रही है। पुलिस डिड नॉट पे एनी हीड और उसके बाद बंदी ने जाके इसके ऊपर रेप केस फाइल कर दिया। नो इन्वेस्टिगेशन, नथिंग, ही वाज इमीडिएटली पुट बिहाइंड बार्स। 1 महीने के लिए जेल में था। इस केस कुछ उसकी जब बेल हुई तो हाई कोर्ट का ऑर्डर उसमें ये कहा है, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ रिवेंज बाय अ स्कॉन्ड लवर। ठीक है, इस लेडी ने अपने ऊपर फेक फर्जी एसिड अटैक करवाया ताकि इस बंदे को बेल ना मिले। एन FIR हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट दिस वुमन, ठीक है, लेकिन फिर भी ईशकरण, दिस केस इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 6 years. टुडे एनी प्लेटफॉर्म वुड हेजिटेट कि भाई आपके ऊपर रेप केस है, हमें पता है आप इनोसेंट हो, लेकिन आपके ऊपर रेप केस है, आपका करियर, आपकी FIR जो है वो आपको किसी भी जगह पे अप्लाई करने के लिए वीजा चाहिए, अब्रॉड जाना वीजा ही नहीं आता। और सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो पर्सपेक्टिव है ना लोगों का, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट। अगर आपकी शूटिंग है और इंडिया के बाहर है, व्हिच प्रोडक्शन हेड वांट्स अ हेडेक? या एब्सोल्युटली आपको पता नहीं वीजा ही ना आए, और इन ऑफेंसेस में कौन वीजा दे रहा है? फिर इंसान बोलेगा यार कैरेक्टर बंदे का खराब होगा, ऐसे कोई लड़की क्यों फाइल करेगी, है ना। फिर उसके पेरेंट्स कि भैया इन्होंने तो परवरिश अपने बच्चे की अच्छी नहीं करी, ऐसा इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर। सोसाइटी में बहुत तरह की बातें होती हैं, बट अगर आप बाकी सब पर्सपेक्टिव भी छोड़ दो तो रेप इज़ सच अ सीरियस ऑफेंस ना ईशकरण, कि आपके ऊपर वो मेंटली इतना बड़ा ट्रॉमा हो जाता है ना कि भाई आपको रेपिस्ट कैसे हम सबके दिमाग में एक रेपिस्ट की इमेज है, ठीक है, और वो एक मॉन्स्टर की इमेज होती है। सोचिए कि अगर आप इनोसेंट हैं, आपका सिर्फ ब्रेकअप हुआ अपनी गर्लफ्रेंड से और वो लड़की जाके FIR रेप की करवा रही है, आपको रेपिस्ट बोला जा रहा है, आपको अक्यूज्ड बोला जा रहा है, आप एक्चुअल में हो सकता है कि जेल में रेपिस्ट के बीच में हो जिन्होंने एक्चुअल में रेप किया है। आपका वो जो मेंटल ट्रॉमा है ना, दैट सुपरसीड्स एवरीथिंग। नाउ वी आर एट अ सिचुएशन जहाँ पे 498A एक्यूजेशन हैज बिकम अ लिटिल, पीपल आर लाइक यार दहेज के केस है यार, हर तीसरे घर में एक दहेज का केस चल रहा है आज के टाइम पे, तो उसका सोशल स्टिग्मा काइंड ऑफ रिमूव हो गया है। बट रेप के केसेस का अभी भी सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। वो तो मैं मैरिज पे आना चाहता हूँ, 1-2 क्वेश्चंस, क्योंकि हमने बहुत फोकस किया सेक्सुअल ऑफेंसेस पे। मैरिज के अंदर 3 चीजें मैं देख रहा हूँ एज अ सोसाइटी। लेट मैरिजेस बहुत जो होती थी, वो ये फेयर्स ऑफ दिस लॉज और मे बी लाइफस्टाइल चॉइसेस लेट हो रही हैं, और बहुत डाइवोर्स रेट्स हैव आल्सो शॉट अप थ्रू द रूफ। जो आज से 20 साल पहले स्टिग्मा था, आज की डेट में स्पेशली इन अर्बन एरियाज बहुत शूट अप हो गया। उसके अंदर ये लॉस की कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की कभी कभी वीडियोज आ जाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए, मदर इन लॉ पे, फादर इन लॉ पे, ये पे वो पे, इसमें क्या आप लीगल देख रहे हैं both from the angle of societal change in marriage
हाउ सोसाइटी इज ट्रीटिंग मैरिज, जब आपके पास डाइवोर्स केसेस आते हैं, सेपरेशन केसेस आते हैं, एंड ऑल्सो अबाउट दीज एलिगेशंस जिसमें बहुत सारी फेकनेस है, बिकॉज अब इमीडिएट अरेस्ट नहीं हो रहा। क्या ये डाउनवर्ड टर्न आया है या ये अभी भी उतना ही एलिगेशंस लग रही हैं? नहीं, कोई डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आया है। 498A हैज कंटिन्यूड विद इट्स नंबर्स, द नंबर्स हैव स्टेडीली रिजन, द नंबर ऑफ अरेस्ट्स हैव ड्रास्टिकली गॉन डाउन, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जो एक हम लोग मतलब समाज कहाँ पे जा रहा है, मैं कभी कभी सोचती हूँ करें, मतलब कहाँ पे जाके रुकेंगे हम? सोसाइटल इश्यूज हैं ये। Women are not hesitating from filing false POCSO cases on their husbands यार। अभी परसों एक वीडियो वायरल हुई थी ट्विटर पे भी, और उस बंदे को हम लोग मदद कर रहे थे जिस भी तरह से हम लोग कर सकते हैं, काउंसिल भी कर रहे थे। वो पुलिस थाने में बैठा हुआ था अपने माता पिता के साथ। उसने कहा मेरा वाइफ के साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और हमारा काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। अब वो पॉक्सो केस करवा रही है मेरे ऊपर, मेरी 4 साल की बच्ची की तरफ से। अभी मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे कौशलेंद्र जी का इंटरव्यू डाला है। उन्होंने 3 साल एक झूठा पॉक्सो का केस लड़ा। उनका बेटा, 4-5 साल का बेटा, उसके विजिटेशन राइट्स उनके पास थे, वो कोर्ट में जाके अपने बेटे से मिलते थे। उनकी वाइफ ने झूठा एलिगेशन उनके ऊपर पॉक्सो का लगाया, ये बोलते हुए कि कोर्ट की प्रीमाइसेस के अंदर उन्होंने अपने बेटे का सेक्सुअल अब्यूज किया। कैन यू बिलीव इट? सोसाइटी ना, इसमें लॉ क्या करेगा? इसमें लॉ क्या करेगा? क्योंकि आई फुल्ली एग्री विद द लॉ ऑफ दिस लॉ, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग लॉ ऑन दिस, बट अगर आप स्ट्रांग लॉज को अब्यूज करो तो अब क्या ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि फादर इन लॉ के ऊपर रेप केस, ब्रदर इन लॉ के ऊपर रेप केस, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया था जिन पुलिस ऑफिसर ने मुझे फोन किया, बहुत कॉमन हो रहा है। 354 हस्बैंड के ऊपर ही 354 मॉलेस्टेशन। और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने एक केस में एक हस्बैंड के ऊपर 354 मेंटेन रखा, वो वॉशिंग के लिए गया हुआ था। उसकी वाइफ का एलिगेशन पता है क्या है? कि हम लोग दोनों के दोनों सेपरेट रूम्स में रहते हैं, मैं एक दिन इसके रूम का वॉशरूम यूज़ करने गई तो इसने मेरी छाती के ऊपर धक्का मारा। दिस इज़ द मॉलेस्टेशन। और सुप्रीम हाई कोर्ट ने क्वॉश करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि विदाउट कंसेंट आप अपनी वाइफ को भी अगर ऐसे धक्का मार रहे हो उसके तो मॉलेस्टेशन होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई मतलब तो फिर तो कुछ भी बोल सकते हैं यार, कुछ भी बोल सकते हैं। इससे आया जो मैरिटल रेप पूरा डिबेट है। अगर ये मैरिटल रेप हो जाता है इंडिया, एंड गवर्नमेंट को जो एफिडेविट गवर्नमेंट ने फाइल किया है या जो गवर्नमेंट कर रही है, आई तो थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉल, क्योंकि बहुत प्रेशर था कि मैरिटल रेप के अंदर सपोर्ट करने का कि भैया लीगलाइज कर दो। इसमें गवर्नमेंट ने कॉन्ट्ररी टू लॉट ऑफ जो ये इकोसिस्टम चलता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। पर ये अगर ये आ गया तो एवरी डाइवोर्स केस इज इन इफेक्ट 498A हटाया तो आप ये ले आए, which is 10 times worse than 498A। Oh yes। क्योंकि इसमें तो एलिगेशन वही आनी है आपके करियर पे, आपके ट्रैवल पे, आपकी एबिलिटी टू लिव विद रिस्पेक्ट इन सोसाइटी पे, एंडलेस है। ये डिबेट इतनी ज़्यादा इमोशनल और इतनी ज़्यादा लीगल है ना ईशकरण की, और इनफैक्ट आज सवेरे की जो खबर है उसको पढ़ के मैं थोड़ा और परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि एक लेडी है उसकी डेथ हो गई थी एंड उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में ये लिखा कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया, और उसको कन्विक्ट कर दिया था लोअर कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने अब उसको एक्विटल दे दी, डेथ हो गई। हाँ, अब वो बहुत सारे उसमें पता नहीं अब ऑनेस्टली सच क्या है, हाँ ऑनेस्टली सच क्या है पता नहीं। हाँ, तो उसमें ये है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने बोला कि इसने जो मेरे को जो स्टेटमेंट दी थी उसमें इसने बोला था कि इसके साथ अननेचुरल सेक्स हुआ है, बट डाइंग डिक्लेरेशन में इसने नहीं बोला था। मतलब वही टेक्निकलिटीज हैं, पूरी नहीं पढ़ी ना हेडलाइंस ना, हाँ आर द somebody who knows media, no हेडलाइंस पे तो मैं कुछ unless you read a judgment then only हमें पता होता है कि सारा एविडेंस कल करता है। No, see, it's not about judgment. I'm just saying कि the fact cannot be denied that there are husbands who are sexually very violent with their wives. And it is a fact कि उस चीज़ को recognize नहीं करता है law. There is no doubt about it. But the worry is कि अगर ये law आ गया
तो इसका यूज एक्चुअली में कब कितना होगा और इसका मिसयूज कितना ज्यादा होगा? सो ये अब जो अब्यूज विद इन मैरिज ऑब्वियसली एग्जिस्ट्स, एंड उसके लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस पूरा एक्ट आया, उसके लिए ही बहुत सॉल्यूशंस निकाले. मैं कोई स्पेसिफिक केस नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि जब तक जजमेंट आपने भी ना पढ़ी हो तो या मैंने ना पढ़ी हो तो उस पर बोलना बहुत ईजी नहीं है. बट अब्यूज तो एग्जिस्ट. आई हैव सीन केसेस जहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर मैरिज पीपल आर psychotic, and even on honeymoon people have faced a lot of trouble. Yes. ना वो रियलिटी है. Yes. वो सोसाइटल रियलिटी है. Absolutely. तभी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ आया है. Correct. जिसके अंदर रीजनेबली एडिक्वेट रेमेडीज हैं. Yes. वो सारी डिबेट है. True. डिबेट ये नहीं है कि आईपीसी के अंदर तो रेमेडी है और कोई स्पेशल लॉ नहीं होता. Whereas this when it comes, जैसे अब अगर आप वेस्ट जाएं, एक वोकनेस का एक ऐसा आया था मी टू का दौर जहाँ पे एलिगेशन वाज प्रूफ. या वहीं से ही हमारे को वहीं से हम लोग गया ना. आई थिंक इट इज नॉट वेस्ट और एनीथिंग. आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी कॉन्शियस movement by the feminists to establish that a woman will never lie. It is a feminist thing. मुझे एक बार ही बोला ऐसे ना कि इतने naked and intelligent people, which I would thought intelligent before ये बोला गया कि blatantly fake cases में तो कम से कम relief होना चाहिए ना. तो no, men have ruled for 1000 years, women have suffered for 1000 years. 100 साल सफर करने दो. अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि 100 साल किसी को सफर करने दो, उसने तो 1000 साल पहले किया नहीं. पता नहीं पिछले जन्म में वो क्या था. मेल था, फीमेल था, क्या था, नहीं था. अगर आप उस साइकिल में बिलीव करते हो और अब आपका आर्गुमेंट है 100 साल सफर करने दो, तो हाउ कैन यू हैव अ डिस्कशन? No, it is not just an argument, Ishkaran. It is disturbing to the next level because there are now cases where the woman has cut the private part of her partner. Okay? I think I read about this. एक नहीं, ऐसे अब सीरीज से लगातार इतने सारे केसेस आ गए हैं. हाँ, इतने सारे केसेस आ गए हैं. एक केस अभी थोड़े दिनों पहले आया था. The visuals also went viral. उस लड़की को थाने से ही छोड़ दिया. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, थाने से ही छोड़ दिया. आई एम नॉट किडिंग. क्यों? बिकॉज क्राइम नहीं है कोई वो. आई डोंट नो, मतलब हाउ डज इट वर्क. छोटी सी जगह पे था. वो लड़की थोड़े दिनों में ही उसको पता नहीं जेसी भेजा या नहीं भेजा, बट व्हेन शी वाज गेटिंग आउट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन तो मीडिया ने उसका वीडियो बनाया, छोड़ दिया उसको. एक और केस ऐसा ही आया था जिसमें एक उसमें मीडिया मेड हर ए हीरोइन बिकॉज शी सेड कि ये मेरे को 7 साल से हमारा रिलेशनशिप चल रहा था, ये मुझे शादी का कमिटी नहीं कर रहा था, मैंने इसको इतना बार बोला कि मुझसे शादी कर ले, फिर ये किसी और से जाके शादी करने लगा था तो मैंने ऐसा कर दिया. और आप ऐसे केसेस में सोशल मीडिया के भी अगर आप पोस्ट देखो ना तो लॉट ऑफ लेडीज जस्टिफाई दिस इश्करन. दे डू. मतलब the mentality has been twisted so much by the feminist discourse that people can't think rationally. ये तो भला हुआ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है. यूएस में ट्रम्प चुनाव जीत गया, नहीं तो जो ये चल रहा था सिस्टम, ये इंडिया में भी स्पोर्ट्स में लड़कों को भी लड़कियों का स्पोर्ट्स खेलने दो, ये आपकी जो माइनर की सर्जरीज हो रही हैं वो भी करने दो. मुझे अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक एडवोकेट से मिली थी. उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही सीनियर चेंबर स्टार्टिंग ऑफ हर करियर में ज्वाइन करना चाहती थी, बट एज सुन एज शी एंटर्ड देयर शी वाज टोल्ड वेरी क्लियरली दैट वी डू नॉट डू केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन. मतलब कि शी सेड कि अगर किसी बंदे के ऊपर किसी महिला ने एक्यूजेशन लगाया है और वो अगर बोल रहा है कि मेरे को झूठा फंसाया गया है तो हम ऐसे केसेस नहीं लेंगे. मतलब महिलाओं की तरफ से केसेस ले लेंगे, हम पुरुषों की तरफ से केसेस नहीं लेंगे जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन का चार्ज है, बिकॉज वी डू नॉट टेक केसेस अगेंस्ट माइनॉरिटीज. तो जब आपका वो पर्सपेक्टिव है, देन यू आर नॉट रियली प्रोफेसिंग लॉ, you're not practicing law, then you are practicing ideology. और उसके अगेंस्ट अगर आप मतलब अगर सही भी चीज़ है तो भी आप उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे. मुझे तो ऐसा बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली जजेस में लगता है इश्करन, which is very scary. There's a judge, I've spoken about this repeatedly, and I have done a case also where the person was victim of this judge. He was an outright victim of a false rape case. उससे बकायदा 50 लाख रुपए मांगे गए हैं.
33 लाख रुपए उसकी फैमिली ने दिए बिकॉज उसका अरेस्ट हो गया। 2 दिन के बाद लड़की ने स्टेटमेंट चेंज कर दी कि मेरे से तो गलत फहमी हो गई थी इसलिए मैंने रेप केस कर दिया। दिस जज स्टिल डिड नॉट गिव हिम अ बेल। सारे फैक्ट्स लाने के बाद उनके सामने, एंड इट इज हर ट्रैक रिकॉर्ड दैट इन 99.99% cases of crime against women she will not give the bail to the man. See, this is sad. Any person who comes from just one perspective in judiciary, that is sad, because again I will not restrict to this commercial disputes हो, you have to have as a judge an open mind to situation. Leaning सबकी होती है, yes, but that is why सबसे ज्यादा ओनर्स तो मैं मानता हूँ पार्लियामेंट पे है कि आप किस तरह के लॉज बना रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस तरह उसको इंटरप्रेट कर रहा है, नीचे तो फिर उसका अपना ही कॉन्सिक्वेंसेस है। नहीं, मुझे लगता है कि जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ओनस है। किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? बहुत, अब जो ये बीएनएस में आया है, अब वो किस नहीं तरह... नहीं, मैं आपको बताती हूँ, अतुल सुभाष के केस के बाद बहुत सारे लोग हमारे पास आके ये बोलने लगे हैं, स्पेशली चाइल्ड कस्टडी मैटर्स में, कि कोर्ट्स हैव नाउ सडनली बिकम वेरी वेरी एम्पैथेटिक टू द फादर ऑल्सो। लीनियंट विजिटेशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चरस डेट्स नहीं दे रहे हैं, या उनसे भी एक बार पूछ रहे हैं कि भाई आपको ये ठीक है कि नहीं है। तो आई थिंक जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ओनस है। आई मीन दे शुड स्टॉप लुकिंग एट मैन ऑलवेज एज द रॉन्ग डूअर और द वुमन ऑलवेज एज अ विक्टिम। दे ओ दिस एंड दे नीड टू स्टार्ट पनिशिंग women who are taking advantage. जैसे 498A को बेसिकली डाइल्यूट जुडिशरी ने ही किया है। जैसे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि समटाइम्स वी एक्सपेक्ट टू मच एक्टिविज्म फ्रॉम अ जज। आइडली जब जज की एक्टिविज्म होती है तो अगर आपको सूट नहीं करती, आप बोलते हैं एक्टिविस्ट जज क्यों है भैया, ये तो एक्टिविज्म कहने आइदर साइड ना मैम, तो भैया ये तो पार्लियामेंट का काम है। और फिर आपको चाहिए पार्लियामेंट का काम नहीं है तो जज को, बिकॉज मेरा कॉज है, जज शुड बी एन एक्टिविस्ट जज। दैट्स ट्रू। If he is interpreting or restricting laws, it is by definition some amount of judicial activism. That's true. That's true. That's true. तो वो उसके अंदर आता है। अब जो ये आपने बोला है इसके अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ BNS किस तरह इंटरप्रेट होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा कि आपका आगे का किस तरह लॉ चलेगा। जैसे अतुल सुभाष का बोला, कस्टडी केसेस, सिंपल केसेस बोलता हूँ, प्रोसेसेस पनिशमेंट, ट्रांसफर पिटीशन। एक टाइम था कि ट्रांसफर पिटीशन लगते ही इट हैज टू गो वेयर द वुमन इज, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर हो। अब टेक्नोलॉजी ने कुछ बैरियर्स तोड़े हैं कि अब कोर्ट्स उसको ऑनलाइन ज्वाइन करने दे रहे हैं। Correct. तो वो आपको 1000 किलोमीटर जो जाना पड़ता था एक हियरिंग के लिए, वो चीज है। सो मिक्सचर ही चलेगा, टेक्नोलॉजी विद सेंसिबल लॉज बीइंग फ्रेम्ड विद जजमेंट्स व्हिच इंटरप्रेटेड होपफुली इन अ रीजनेबली न्यूट्रल मैनर। बाकी तो आपका काम इट्स आई थिंक, मैं अभी हम लोग संडे को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था अतुल सुभाष की को किसी साइड को 2 महीने हो गए हैं। सो देयर वर लॉट ऑफ फैमिलीज जिनके बेटों ने सुसाइड कर लिया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हेल्पलेस फील करते हैं ऐसी सिचुएशन में ना, जब उनको आपको सामने से लगता है कि भाई इतना ज़्यादा बायस है, उस बायस को फेस करना और उससे लड़ना, फिर इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो पहले महिलाएं इस तरह की बायस से लड़ती थी और उस बायस को हम लोगों ने हर कोशिश करके उसको तोड़ा है। अब पुरुष जो है वो बायस फेस कर रहे हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि इन फैमिलीज को कि देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अपनी प्रोविजंस ऐसे एकदम से मिल गई। It's been a journey of 40, 50, 60, 70, I don't know, very, very long, है ना? And they have gone on the streets, fought for their rights. तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों की सफरिंग जो है अब जो बढ़ रही है उसमें हम लोग को एकदम से रिकॉर्स मिल जाएगा। It is a gradual change. I am very positive that it will happen, but it will require efforts of lakhs and lakhs of people. There is no other way that the judiciary or the parliament will wake up unless, मैं तो खैर बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी मिलती हूँ। एक लॉ मिनिस्टर का ही शब्द थे मुझे एक इवेंट में, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा, आओ सड़कों पे आओ ना, सड़कों पे क्यों नहीं आते हो आप पुरुषों के लिए, आओ आप सड़कों के पे, हम सुनेंगे आपको। डेमोक्रेसी तो अपने, जैसे आपने बोला पेशेंस, अभी हम कुछ और केस पे बात कर रहे थे, पेशेंस डेमोक्रेसी में चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप लॉन्ग हॉल के लिए नहीं हो, जैसे आपने बोला वुमेन्स राइट, इंडिया तो चलो आई थिंक डे 1 गेव वुमेन
आई बिलीव इंडिया का कॉन्टेक्स्ट विमेन का बहुत अलग है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री. Oh yes, absolutely. इंडिया We always had voting rights. वी ऑलवेज हैड वोटिंग राइट. वहाँ पे 100 साल की मूवमेंट है. Yeah, yeah. वी हैव वर्शिप्ड विमेन इज लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती. Yeah, वो yeah. माइंडसेट और कॉन्सेप्ट इंडिया का वेस्ट से बहुत बेटर है, बहुत डिफरेंट है. बट तब भी जो विमेन चैलेंजेस थे टू राइट टू प्रॉपर्टी, इट टुक अ लॉन्ग जर्नी टिल इट केम. सेम वे अगर लॉ का बैलेंस बिगड़ गया है तो उसको भी टाइम लगेगा. जैसे वो आपने बोला अतुल सुभाष, एब्सोल्युटली ट्रैजिक केस, बट चेंज उसकी विजिबल होनी आपको थोड़ी दिख रही है. दिख रही, absolutely. So let's hope Yeah. it will be like that. Thank you, Deepika, Thank for you all so the much. work you do. Thank you so And, much. because कम लोग हैं जो आप कर रहे हो. अब तो खैर बढ़ गए हैं, जब से मैं आपको जानता हूँ बहुत कम लोग कर रहे थे. उस समय प्रेशर ज्यादा थे. आज आपने बताया कि आपने अच्छे खासे केसेस भी झेल रहे हो, उसके लिए पर्सनल स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं उसके लिए. सो एनी डिफिकल्ट बैटल विच इज नॉट अ पॉपुलर बैटल इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट. बट आई होप थोड़ा इजी हो गया है अर्ली डेज से अब, इन द सेंस ऑफ पब्लिक परसेप्शन एंड There's much, at least मेरी पर्सनल जर्नी में तो जब मैंने स्टार्ट किया था, there were all kind of challenges. There was personal trauma, there was financial challenge. Martyrs of Marriage तो मैंने इतनी ज़्यादा तंगी में बनाई है that I cannot even express. मतलब फिर उसके बाद इंडिया सन्स में मेरे को प्रोड्यूसर मिल गए, तो ऑफ कोर्स थिंग्स हैव बीन बेटर. नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन एनजीओ एकम न्याय फाउंडेशन. लास्ट ईयर आई इनकॉर्पोरेटेड इट. नाउ हमारा सर्वाइवल जो है वो पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ही है, तो we are able to sustain ourselves. So obviously there are a lot of people who really respect, admire the work that we do. So it's a gradual process, like I said, but I'll definitely request your audience to please watch my documentary films. Martyrs of Marriage is on YouTube. Absolutely. India Sons is on our website. And if anybody is facing any situation like this, please do get in touch. Thank you, Deepika. Thank you so much.